एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभ्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शुभ्रा मैम की ज़बानी। और आज हम बात करने वाले हैं द वन शॉट रिविजन ऑफ द इकोसिस्टम। सो कालिया इज वापस। हैशटैग बोझो आर्मी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम का वन शॉट। छोटा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इससे डिलीट कर दी गई हैं, तो हम वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। लल्लू पच्चू जो है सारी चीज़ें आराम से सुनते जाना, सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आप बैठे हैं आज शुभ्रा मैम की क्लास में और कोई गुंडा कान नहीं लाएगा, नहीं तो उसका कान काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चों? सो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को बैलेंस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ खाना खा लें और दूसरे भाड़ में जाएं और दूसरों की ऐसी तैसी हो जाए। नो, इट इज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें सबसे मतलब होना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिसे आज की क्लास में हम पढ़ने वाले। एक छोटा सा मकौड़ा जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं, वो भी आपके इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एवरीबडी लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, तो आज हमारा गोल है कि हम कंप्लीट ही करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, सो आज हम कंप्लीट करने वाले इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, फिर हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। ठीक है, एनर्जी फ्लो की। जब हम एनर्जी फ्लो की बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे फूड चेन की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फूड वेब की, फूड चेन, फूड वेब, और बात करेंगे पिरामिड्स की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बात इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को करनी है। चलिए अब देखते हैं ध्यान से। अब कंप्लीट चैप्टर का अगर आप कंटेंट देखें तो इस चैप्टर में है क्या क्या। अरे मर जाओगे क्या शुभ्रा तिवारी बायोलॉजी वाले। सो इकोसिस्टम में है क्या क्या बच्चों? सो इकोसिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या क्या है, और वो जो चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं उनके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, फिर हम प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, गॉस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन के बारे में, जिसमें आपको डीकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। फिर आपको एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको 10% लॉ के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये आपके एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है। ठीक है बच्चे, आइए अब आते हैं भाई, शुरू करते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम, इको है ना, लोग कहते हैं कि भाई तू फलाने जगह काम करने जा रहा है तो तेरा इकोसिस्टम अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं है? ठीक है, तो इकोसिस्टम अच्छा कैसे बनेगा बेटा, कैसे बनेगा बता? तो इकोसिस्टम अच्छा बनेगा वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म लोगों से। लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा इकोसिस्टम, वर्किंग इकोसिस्टम बहुत ही घटिया है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही नेगेटिव है। तो हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब कुछ बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, एक दूसरे से इंट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी एक अच्छा इकोसिस्टम बनता है। सो इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की। क्या है बच्चों? फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वही ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं और मेरी छोटी शिप्रा खड़े हैं और हम दोनों बात करें, पता है उस दिन वो लड़का आया था, फिर मैंने उसको बहुत धुना, वो भी मुझे बोल रही है हाँ मुझे भी एक लड़का मिला था, मैंने बहुत धुनाई की, और फिर हम दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। गुड इकोसिस्टम के पार्ट है, दोनों लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर हम दोनों आजू बाजू के एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहाँ की हवा, वहाँ के पानी, वहाँ के ऑक्सीजन, वहाँ के सॉइल, वहाँ के पेड़, वहाँ के पौधे, वहाँ के धूप, वहाँ का सन, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सो इकोसिस्टम क्या है? ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करें और वही ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से एक अच्छा इंटरेक्शन रखें। सो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बेटू जी छोटू हो सकता है, जैसे मेरे लिए मेरा इकोसिस्टम ये कमरा है जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, और इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि विशालकाय समंदर। ठीक है, एक छोटा सा ग्रासलैंड भी एक इकोसिस्टम है, क्रॉप लैंड भी एक इकोसिस्टम है, एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, शिप्रा मैम का रूम भी एक इकोसिस्टम है, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले माइक्रोब्स, उनके लिए एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हर जगह इकोसिस्टम एक छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम छोटा जैसे पॉन्ड, एक्वेरियम, क्रॉपलैंड हो सकता है, एंड बड़ा हो सकता है लाइक बायोस्फीयर, समंदर। ठीक है, नाउ अब डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी ऑफ लैंड वाला इकोसिस्टम, कैन बी ऑफ वाटर वाला इकोसिस्टम, कैन बी मैन मेड, कैन बी नेचुरल। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्लास 10th की बातें हैं, मतलब अगर मैं इनको नहीं भी पढ़ाती तो भी चलता, पर क्वेश्चंस जो
जो है वो ऐसे नहीं होते, पूरा चैप्टर कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। सो डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा होता है? लैंड में जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है बच्चों, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल, लैंड पे पाया जाने वाला इकोसिस्टम। गार्डन एक इकोसिस्टम है बेटा, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, लैंड पे है ना, और क्या क्रॉप लैंड भी एक इकोसिस्टम है जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही आएगा, ठीक है। एक्वाटिक में क्या आता है? पानी वाला कौन कौन सा है? पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, सी है ना, और इस्चुरीज है। इस्चुरीज क्या होते हैं? जहां पर पानी फ्रेश एंड मेराइन वाटर मिक्स होता है, उसको इस्चुरीज कहते हैं। तो ये सब क्या हो गया बेटा? एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब होता है एंथ्रोपोजेनिक सिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक सिस्टम मतलब जिसको ह्यूमन ने बनाया। अब तू बता मेरे लल्ला कि कौन कौन सा जो इकोसिस्टम है वो ह्यूमन ने बनाया, बताओ जल्दी से। मैडम जी, खेत बनाया इंसान ने, एक्वेरियम बनाया इंसान ने, गार्डन बनाया इंसान ने, ठीक है। तो भाई सीधी बात यह है कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो होता है मैन मेड इकोसिस्टम। भाई ग्रासलैंड में भी तो इकोसिस्टम चल रहा है। एक गेहूं है, गेहूं को खाने चूहा आता है, चूहे को स्नेक खा लेता है, तो इकोसिस्टम ही तो है बेटू। अब गार्डन में भी इकोसिस्टम है, एक्वेरियम में भी इकोसिस्टम है। ज़्यादा तू 2 लड़ाकू फिशेस को कर देगा तो बड़ी वाली लड़ाकू फिश जो है छोटी वाली को खा जाएगी या मार डालेगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी इकोसिस्टम काम करता है। ये होता है मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम बेटा क्या है? तालाब जो अपने आप बनते हैं, समंदर जो अपने आप बनते हैं, रिवर जो अपने आप बनती है, तो जो अपने आप बने वो है नेचुरल इकोसिस्टम। तो कितने टाइप का इकोसिस्टम हो गया? बोलो जल्दी से। टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, मैन मेड और नेचुरल। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं बेटो। मैन मेड इकोसिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं? चलो देख ले, आ जाइए भाई। ओए होए, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल बोल रही हूँ, मैन मेड इकोसिस्टम का क्या होता है? देखो मैन मेड इकोसिस्टम ना, हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, हम बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लेंगे तो फिर मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन जो डाइवर्सिटी होती है मैन मेड इकोसिस्टम में वो बहुत ही लेस होती है, बहुत ही सिंपल फूड चेन काम करती है, ठीक है, बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स की होती है, ठीक है। पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और लेस साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। देखो जितनी बड़ी फूड चेन होगी, है ना, जितनी बड़ी फूड चेन होगी उतने ऑर्गेनिज्म मरेंगे। अब बेटा जब मरेंगे तो उनका जो डेड बॉडी होगा, उसका जो मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा बेटा? सॉइल में जाएगा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट तुम्हारे शरीर के अंदर है वो सब सॉइल में चले गए कि नहीं चले गए? तो बेटा मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही जाओगे, मिल के खाक हो जाओगे, पर तुम नहीं मान पाओगे कि इंसान के लिए पैसा कुछ नहीं होता। वाह मैम। तो बेटा हम लोग जब भी, हम जितनी लंबी फूड चेन होगी उतने ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उतने मरेंगे, मर के कहाँ जाएंगे? सॉइल में जाएंगे। तो मिनरल से बने थे, मिनरल में मिल गए। मैन मेड इकोसिस्टम में लेस ऑर्गेनिज्म होते हैं तो लेस मिनरल सॉइल में जाते हैं, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी होता है, हम जब चाहे उसको खत्म कर दें। भाई आज हमने मटर की खेती लगाई ठंड में, अब हम आलू की लगाएंगे तो हम जब चाहे उसको खत्म कर सकते हैं। नेचुरल को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। अब इकोसिस्टम में ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चीज क्या होती है? प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर कौन है बेटा? सबका बाप, हमारा राज, दैट इज द प्लांट। हाय हाय, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा। प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट है। प्लांट क्या करता है बेटा? प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे कंटिन्यूसली इनपुट देना होता है। मतलब आपको पता है कि जब भी हम ये रिएक्शन लिखते हैं कि CO2 प्लस H2O इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस ATP, इस पूरी रिएक्शन को होने के लिए कंटिन्यूसली सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो आप फोटोसिंथेसिस तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इनपुट एनर्जी ना मिले। कहाँ से मिल रहा है? हमने कोई जनरेटर लगा रखा है क्या प्लांट्स को देने के लिए? नहीं, हमको देते हैं सूर्य भगवान तथास्तु। लो सनलाइट लो और CO2 को H2O के साथ जोड़ो तुम और बनाओ कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोड्यूसर एनर्जी बनाता है, पर उसे एनर्जी बनाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होती है और वो बाहर से एनर्जी सनलाइट देता है, ठीक है। डन है। और उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना बनाता है। अब खुद थोड़ा खाना वो खुद यूज़ करता है, थोड़ा स्टोर करके बैठा रहता है, पर हम जाते हैं ये हा। वो प्लांट अपने लिए बनाता है, पर हम पापी हैं, हमको मानना है नहीं, हम दूसरों को लूटने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम जाते उस प्लांट को खा जाते हैं। या कोई हर्बीवोर जाता है तो उस प्लांट को खा जाता है। अब वो एनर्जी किसके अंदर गई? हर्बीवोर के अंदर गई, मतलब बकरी ने खा लिया। तो बकरी क्या हो गई? प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले उसने प्लांट को खा लिया। हमको बोले आज बकरा कटेगा, सब में बटेगा, ठीक है, तो बकरा हम ले आए और हमने खा लिया, तो बकरी की एनर्जी हमारे के अंदर आ गई। इस तरीके से इकोसिस्टम में एक फूड चेन चलती रहती है। तो प्रोड्यूसर को कौन खाया? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को क्या मिल गया बेटा? ग्लूकोज मिल गया। भाई उसने जो ग्लूकोज बनाया था वो ग्लूकोज हम लोग खा लिए, हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज चला गया, हमने सेल्स के अंदर ग्लूकोज तोड़ा और उससे हमको क्या मिली बेटा? एनर्जी। और उसका इस्तेमाल हमने
हमने ढोली तारो ढोल बाजे करने में कर लिया, डन। तो बेसिकली हमने ग्लूकोज स्वयं नहीं बनाया, हमने ग्लूकोज बाहर से लाया, और ग्लूकोज बनाया किसने है बेटू? प्लांट ने बनाया है, और उसको हम यूज कर लेते हैं। इसलिए वी आर कंज्यूमर, प्लांट इज प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर है, हम लोग क्या है? कंज्यूमर हैं, हम बकवास लोग हैं। और उसके बाद जब हम मर जाते हैं तो जो भी एनर्जी हमारे अंदर है वो सब बाहर निकल जाती है। तो देखो बेटा, हम अपनी बॉडी में एनर्जी बना रहे हैं, पर जब हम मर जाएंगे तो वही एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं, मरने के बाद उसे लॉस भी कर देते हैं। इवन जीवन जीते जीते भी हम जितनी एनर्जी ले रहे हैं सिर्फ मात्र 10% शरीर के अंदर रखते हैं, 90% लॉस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में, आइए। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो इनपुट एनर्जी है वो है सनलाइट। CO2 को H2O के साथ जोड़ा आपने, ये बनाया आपने, और ATP निकली। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? सनलाइट क्या है बच्चों? सनलाइट है बेटा फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है बेटा? सनलाइट है फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझे नहीं समझे? बोलो। तो सनलाइट क्या है बेटा? फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसको लिया आपने, CO2 पकड़ा एनवायरनमेंट से, पानी हमारे पास था ही, लीफ में जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ये क्या बन गया? ये है केमिकल। तो हमने बेसिकली फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया। डन, क्लियर है? ओके। और उसके बाद ये ग्लूकोज कौन आया? इस ग्लूकोज को या तो प्लांट यूज कर ले या तो एनिमल यूज कर ले। चाहे प्लांट यूज करे चाहे एनिमल यूज करे, दोनों निकालते क्या है? CO2 बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, फिर उसके बाद ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है। कुछ एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, बाकी सारी एनवायरनमेंट में लॉस कर देते हैं। यही है 10% लॉ। तो जो खाना तू खा रहा है ना बच्चे, ध्यान से सुन, जो ग्लूकोज तू खा रहा है ना, उसका शरीर में मात्र 10% तू यूज करेगा, 90% तू लॉस कर देगा। समझ बात को। तू सिर्फ और सिर्फ 10% लेगा, बाकी 90% एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है। तूने पूरी मेहनत की, तूने तोड़ने के लिए भयंकर मेहनत की, पर मात्र 10% तूने यूज किया, 90% तूने लॉस कर दिया। तो मैम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अब इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब ये है कि बेसिकली आप जो है एनर्जी दे रहे हो। इनपुट का मतलब क्या होता है? एनर्जी देना। समझे नहीं समझे? अब इनपुट का मतलब क्या है? एनर्जी देना। कौन दे रहा है? एनर्जी दे रहा है सनलाइट। और आउटपुट का मतलब है एनर्जी बाहर निकलना। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमको एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से। इनपुट एनर्जी ये हुई, रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर निकलती है, दिस इज आउटपुट एनर्जी। इज दिस क्लियर टू यू? तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट एनर्जी में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन और रेस्पिरेशन, इन दोनों में एनर्जी का लॉस होता है। मतलब आप कोई चीज तोड़, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डीकम्पोजिशन का मतलब है किसी चीज को तोड़ना। आप तोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी ना। ऐसा नहीं कि तोड़ने के लिए एनर्जी लग नहीं रही, लगेगी, पर उससे ज्यादा लिबरेट होगी। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन और रेस्पिरेशन में खूब सारी एनर्जी लॉस होती है, जबकि इनपुट का मतलब है एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस में बाहर से दोगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन में एनर्जी खूब सारी बाहर निकलती है। तो क्या मैम इस प्रोसेस में एनर्जी लगती नहीं? लगता है बेटू। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, डीकम्पोजिशन करने में एनर्जी लगती है, पर लिबरेट ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आउटपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट एनर्जी इज दिस। ओके, अब इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। मैंने बताया इनपुट पे और आउटपुट पे। ठीक है, इनपुट का मतलब ये है कि आप कितनी एनर्जी दे रहे हो और नेक्स्ट लेवल को कितनी एनर्जी जा रही है, और आउटपुट का मतलब है कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। डन है? मेरी बात समझ में आई? इनपुट कितनी एनर्जी आप दे रहे हो और नेक्स्ट लेवल को कितनी जा रही है। डन, दिस इज इनपुट। आउटपुट का मतलब कितनी एनर्जी लॉस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो आपका जो इकोसिस्टम है ये इन्हीं दो चीजों पे तो डिपेंडेंट है, कितनी एनर्जी तूने बाहर से लगाई बेटू और कितनी नेक्स्ट लेवल को गई। डन। और नेक्स्ट लेवल ने कितना यूज किया और कितना बाहर निकाला। तो यही तो है एनर्जी फ्लो, और इको ही तो पढ़ना है इकोसिस्टम में। मैंने खाना खाया, मैंने 1 किलो खाना खाया, पर 1 किलो की मात्र 10% एनर्जी में लूंगी और 90% लॉस कर दूंगी। डन, समझ में आ गई बात? यही तो इकोसिस्टम है। आइए अब आते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं भाग रही है शिप्रा मैम, बताओ जल्दी से।
बताओ, तो आपका इकोसिस्टम किन चीजों पे डिपेंडेंट होता है? आपका इकोसिस्टम दो चीजों पे डिपेंडेंट है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब एनर्जी देना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आप एनर्जी बाहर से देते हैं, फिर वही एनर्जी नेक्स्ट लेवल को मिल जाती है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल को मिल जाती है, पर नेक्स्ट लेवल को हमेशा 10% जाती है, 90% लॉस हो जाती है। कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब अभी पढ़ेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने? फिर हमने पढ़ा कि एनर्जी का आउटपुट, जब भी हम कोई चीज़ तोड़ते हैं, लाइक इन द कार्बोहाइड्रेट तोड़ते हो तो रेस्पिरेशन कहलाता है ये, इससे एनर्जी बाहर निकलती है। तो कुल मिला के एनर्जी की रिसाइकलिंग ही तो हो रही है, क्या दे रहे हो क्या निकल रहा है, क्या दे रहे हो क्या निकल रहा है। भाई बाहर नहीं निकलेगा तो दे कैसे पाओगे? एक बात बताओ, अगर हम एनर्जी लॉस नहीं करेंगे तो वो एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी ही नहीं। सो एनर्जी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये मैम इतनी अंग्रेजी ब्ला ब्ला कहाँ कौन जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिंपल दो शब्द, इकोसिस्टम डिपेंडेंट ऑन टू एनर्जी, इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट एनर्जी। इनपुट मतलब क्या दिया आपने, आउटपुट मतलब क्या लिया, इन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। आइए, अब इकोसिस्टम क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोम। बायोम में तो सब कुछ होता है बेटा, ठीक है, सब कुछ होता है, ओके। मतलब पेड़ होता है, डेजर्ट होता है, आइलैंड होता है, सब आता है बायोम में। बायोम का खुद का अपना कैरेक्टर होता है, खुद का रेनफॉल होता है, खुद का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। ये सेल्फ सस्टेनिंग है, इकोसिस्टम अपने आप चलता है, आपको इसमें उंगली घुसाने की जरूरत नहीं है। अब इकोसिस्टम के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कितना कंपोनेंट है राजा? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर आएगा और डीकम्पोजर आएगा, ठीक है। डीकम्पोजर को सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। और एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग चीज़ें आएंगी। आप लोगों ने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में कि इकोसिस्टम क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या है? एनवायरनमेंट में है आपका हवा, पानी, है ना, लाइट है, एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये क्या फंक्शन कर रहे हैं? जो बायोटिक एनवायरनमेंट है ये क्या फंक्शन करता है, और एबायोटिक जो एनवायरनमेंट है वो क्या फंक्शन करता है, वही इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो इकोसिस्टम होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ये आता है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, यही मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। पर ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये आता है फंक्शनल इकोसिस्टम में बेटू। अब फंक्शनल इकोसिस्टम में, इधर सुनो, इधर फोकस फोकस, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम में क्या क्या मिलकर स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम बनाएगा, और फंक्शनल इकोसिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं क्या फंक्शन करते हैं। बताओ, प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, कुछ चीज़ प्रोडक्शन करेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद डीकम्पोजर क्या करेगा? कोई चीज़ डीकम्पोज करेगा, दिस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजर न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करेगा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और इन सब में क्या हो रहा है? एनर्जी फ्लो। तो ये भी तो एक फंक्शन है इकोसिस्टम का। तो कुल मिला के कॉम्पोनेंट पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट में, और उनके फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग फंक्शनल कॉम्पोनेंट में। फंक्शन में क्या आता है? प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और आपका हो गया एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को आज पढ़नी है, ठीक है। एनी कॉम्पोनेंट विच मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट। कौन कौन आता है स्ट्रक्चरल यूनिट में? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजिशन, ठीक है। और when the unit start came in function, this is called as functional unit. functional unit में क्या पढ़ा? प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनर्जी फ्लो, यही तो फंक्शन है इनका। आइए अब देखो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। हालांकि स्ट्रैटिफिकेशन आपका दिया नहीं हुआ है, पर हल्का सा पढ़ाऊंगी, बिल्कुल कुंचम कुंचम पढ़ाऊंगी, ठीक है, बहुत डिटेल से तो नहीं है, ठीक है। देखो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, बहुत कुंचम सा, सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा सा पढ़ लो बेटो, थोड़ा सा। मेरे लल्ला हो ना, मेरे प्यारे बच्चे हो ना, मेरे आंखों के तारे हो ना, पढ़ लोगे ना। कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा कि हमको नहीं पढ़ना है, तो हमारा ऐसा है, तो हमारा वैसा है, तो हमारी ऐसी तैसी हुई जा रही है। भाई तुम लोगों को हर चीज़ में प्रॉब्लम है, पढ़ाते हैं तो दिक्कत है, नहीं पढ़ाते तो दिक्कत है, ऐसा नहीं चल पाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, ओके। सो प्यारे बच्चों, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट लेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। डिफरेंट ग्रोथ फ्रॉम ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स, हर्ब्स डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्ट एंड ग्रोथ फॉर्म्स। कुल मिलाकर अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आएगा। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? दैट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
वर्टिकल का मतलब होता है ये, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब देखो ये है ऑर्गेनिज्म आपके। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब खड़ा खड़ा। अब स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। जैसे कि ये बड़ी शिप्रा खड़ी है, ये छोटी शिप्रा खड़ी है, ये उसकी शिप्रा खड़ी है, ये बेबी शिप्रा खड़ी है, ये फलाना खड़े, ढमाका खड़े, समाका खड़े। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और द प्लांट, क्योंकि हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट के बारे में बात करते हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इनटू द इकोसिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्या है, एक बड़ा ट्री, उसके नीचे क्या आते हैं श्रब, उसके नीचे क्या आते हैं हर्ब। तो यहाँ पर क्या है आपका लार्ज कैनोपी वाला ट्री, उसके और इधर और छोटा क्या होता है इससे श्रब से नीचे होता है हर्ब। तो ये होता है वर्टिकल सेक्शन ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन। क्यों करना है, एक बराबर क्यों नहीं बना दिया, ताकि सनलाइट सबको मिल सके। सो स्ट्रैटिफिकेशन से हमको क्या पता चलता है कि किसी भी एरिया में वेजिटेशन का प्लान क्या है, मतलब किस तरीके से प्लांट लगे हुए हैं। अगर सारे प्लांट को एक बराबर बना दोगे तो झूम बराबर हो जाएगा, उनको लाइट नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, भाई मर जाएंगे वो। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट लेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म और द प्लांट इन द इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखो यार, है ना, अगर मान लो हमने ट्री सेम लेवल के बना दिए तब तो कोई स्ट्रेस नहीं है, पर अगर ऑर्गेनिज्म तुमने डिफरेंट लेयर्स के बना दिए तो सब एक ही फूड पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, सारा खाना खत्म हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तो हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बना रखे हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे। जैसे हम हैं तो हम घर में रहते हैं, बिल में चूहा रहता है, सारे ही घर में रहने लगेंगे, सारे दाल चावल रोटी सब्जी खाने लगेंगे तो भूखे मर जाएंगे सारे। तो बेटा तू आके हमारे घर का टमाटर चुरा के खा, हम टमाटर की सब्जी खाएंगे। तो स्ट्रैटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर जगह पर ऑर्गेनिज्म होने चाहिए ताकि अलग अलग टाइप का फूड यूज़ करो और सब लोग अपना अपना जीवन जियो। अगर एक ही इस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का हो जाओगे ना बेटा, तो सब एक ही खाना खाओगे और 9 2 11 हो जाएंगे सबके सब, ठीक है। अब ट्रीज कैनोपी ऑफ द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, श्रब्स एंड द सेकेंड एंड द हर्ब जो होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं। समझ में आ गई बात? ओके। तो ये क्यों होते हैं? ताकि हम हर लेयर पे अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट को यूज़ करें, अलग टाइप का फूड यूज़ करें, ठीक है। ओके। स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो हर जगह है, चाहे टेरेस्ट्रियल में देखो चाहे एक्वेटिक में देखो। जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट में देखो कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं इनको सबसे ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसर्स, ये खाना बनाते हैं तो सबसे ऊपर हैं। फिर इनको कौन खा जाता है? इनको खा जाती हैं छोटे फिशेस, तो इससे नीचे होंगी। छोटे फिशेस को और कौन खा जाता है? बड़ी फिशेस, तो उससे नीचे होंगी। बड़ी फिशेस मर जाती हैं तो उनको कौन खाता है? डिकम्पोजर, जो सबसे नीचे होंगे। तो यहाँ पर भी आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर आते हैं जूप्लैंक्टन, फिर आते हैं स्मॉल फिशेस, फिर आते हैं लार्ज फिशेस और लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर, जो सबके मरने के बाद खा जाते हैं। तो हर जगह पर ही आपको डिफरेंट लेयरिंग्स दिखाई देंगी। और ऐसा भगवान ने क्यों बनाया? ताकि सब लोग अलग अलग लेवल का फूड यूज कर सकें, ठीक है। चलो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक पॉन्ड का इकोसिस्टम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल अपन लोग ले रहे हैं, ठीक है। पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड में 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है बेटा? जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स कंपाउंड्स हैं वो सब आते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? बॉटम पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं बेटू जी? बॉटम पे होते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन आता है बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस। इज दिस क्लियर? तो आपका बायोटिक कंपोनेंट किस में आता है? जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सबसे नीचे क्या? सबसे ऊपर फाइटो, फिर जू, फिर स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस, और सबसे नीचे क्या है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के बाद क्या है? ये एबायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर है आपके मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हीं को तो सारे लोग डिकम्पोजर्स यूज कर रहा होता है, ठीक है। देखो, अब ये जो डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है ये सब कहाँ से आए बेटू? ये जब मरते हैं ना तो यही तुम मुझे बताओ, तुम्हारा शरीर किससे बना है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा शरीर किससे बना है तो क्या बोलोगे? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से। तो ये ऑर्गेनिक ही तो है बेटू। जब तुम मर जाएगा, मतलब बड़ी मछली मर गई तो इसका ऑर्गेनिक वेस्ट नीचे जाके सेटल हो जाता है।
समझे नहीं समझे बेटू, समझे कि नहीं समझे बताओ, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। और लास्ट में जब सब मर जाते हैं तो आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में आते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट, जो कि हमेशा ही पॉन्ड या किसी भी पानी में नीचे की ओर पाए जाते हैं। जब सब मर जाओगे तो मिट्टी में ही मिल जाना है, सबको मिट्टी से ही बनना है, मिट्टी पे मिल जाना है। जब सब मर जाते हैं तो वो नीचे ही जाके सेटल होते हैं, वहाँ पे डिकम्पोजर उनको डिग्रेड करता है और सारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकाल कर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो था, वो जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको ले लिया, जो कुछ भी बचा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट वो वापस से नीचे बॉटम पे छोड़ दिया, ठीक है। फंक्शन, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब भी हम इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो क्या मिलता है, इकोसिस्टम से हम प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम में एक फूड चेन बनती है जिससे एनर्जी फ्लो अच्छा रहता है। इकोसिस्टम में डीकम्पोजिशन होता है जिससे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बनती है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ, ये स्ट्रैटिफिकेशन इन द सी है जो मैंने आपको बताया। टॉप मोस्ट में क्या होते हैं देखो, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद क्या होते हैं जूप्लैंक्टन, ऊ का बाद क्या होता है छोटा मछली, ई का बाद कौन होता है बड़ा मछली, ठीक है। डन। और लास्ट में क्या होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है ऑर्गेनिक न्यू प्रोडक्ट्स और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और नीचे और क्या पाए जाते हैं नीचे डीकम्पोजर्स। तो आपको पॉन्ड में भी ऐसा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल मतलब ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपको पॉन्ड में भी दिखाई देगा। समझे या नहीं समझे? तो ये स्ट्रैटिफिकेशन आपको हर जगह दिखाई देता है, हर जगह, ठीक है। इवन आप जब स्कूल में टॉपर की लिस्ट आती है, जब नीट में टॉपर की लिस्ट आती है, तो याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है उसको सबसे आगे बैठाया जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे कम नंबर वालों को सबसे ऊपर बैठाया जाता है। सबसे ऊपर मतलब सबसे पीछे, ओके। सबसे ऊपर मत मैम, हम नीट में और बोर्ड्स में कम ही नंबर लाते हैं हमको, तो सब प्रोड्यूसर को सबसे आगे, प्रिंसिपल के बाजू में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, है ना, हर जगह। फिर उसके बाद हर्बीवोर्स, फिर उसके बाद कार्निवोर, फिर उसके बाद टॉप कार्निवोर। तो सबसे आगे पॉन्ड में कौन बैठेगा फाइटो, उसके बाद जूप्लैंक्टन, उसके बाद स्मॉल फिशेज, उसके बाद लार्ज फिशेज, उसके बाद बकवास लोग जो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ बचा कुचा खाना खा रहे हैं, वो है डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो इन द पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपका इसका जिक्र इस चैप्टर में होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये होते हैं प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या परफॉर्म करते हैं बेटा, ये परफॉर्म करते हैं लल्ला फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर होते हैं। इनको कौन खाता है, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन क्या होता है बेटा, हर्बीवोर होता है, क्योंकि ये शाकाहारी है ना, क्योंकि ये प्लांट जैसी चीज को खा रहा है। ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, स्मॉल फिशेस जूप्लैंक्टन को खाती हैं, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये बार बार आएगा आप लोगों को, ठीक है। स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं बेटू, ये होता है टर्शरी कंज्यूमर। ये चैप्टर ना बहुत भीषण आसान है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, ये भी मरेगा तो ये डिकम्पोजर खाएगा, ये मरेगा तो भी डिकम्पोजर खाएगा, ये मरेगा तो भी डिकम्पोजर खाएगा। एक्चुअली डिकम्पोजर ना सबके मरने के बाद ही उसके ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है, उससे जो भी एनर्जी निकलती है उसको यूज करता है। अब डिकम्पोजर क्या करेगा, डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजर क्या करता है बेटा, डिकम्पोजर करता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें आपको दिख रहे हैं उन सब का ये डिकम्पोजिशन करेगा, जिससे मिनरल निकलेगा। अब ये मिनरल कहाँ जाएगा बेटा, ये मिनरल जो है वो जाएगा आपके सॉइल में, सॉइल से फिर से प्लांट को मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को मिलेगा, और फिर से वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। अब ये जो मिनरल है ये वापस से फाइटोप्लैंक्टन्स को मिलेगा, और फिर फाइटोप्लैंक्टन्स अगेन फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हो एक पूरी चेन बन रही कि नहीं बन रही है। भाई ये मिनरल निकला, उसको फिर से हम क्या, भाई ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सब चाहिए ना। तो मिनरल कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से आएगा। कहाँ से निकला, डिकम्पोजर सब इसको डिकम्पोज करके मिनरल बनाएगा। मिनरल वापस से चला जाएगा आपके नीचे, नीचे से फिर से वो कौन यूज करेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, और फोटोसिंथेसिस करेगा। इस तरीके से मिनरल की साइक्लिंग जो है वो चलती रहती है, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।
अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए और इसको याद कर लो, अपने दिमाग में ठूस लो, और अगर नहीं ठूस सकता है तो भी ठूसो, ठीक है। ज्यादा तेज बोल दिया क्या मैंने? डर गए क्या तुम? ठीक है, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मामा हूं। आ गया? चलो, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। दो टर्म है यहाँ पे, एक है प्रोडक्शन और एक है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलो, अब थोड़ा हम पानी पी लूं, उसके बाद तुमको बताता हूं मैं। चलो, ठीक। तो एक है टर्म प्रोडक्शन और एक है टर्म प्रोडक्टिविटी। मैं एक दिन में 5 लीटर, मैं ऐसा नहीं, मैं 5 लीटर पानी पीती हूँ, ठीक है। और चंगीलाल भी 5 लीटर पानी पीता है और शिप्रा भी 5 लीटर पानी पीती है। राजा, कोई गुंडा कान नहीं लाएगा, कान काट लेंगे हम। हैशटैग बोझो आदमी, इधर देखो। आप दोनों बहुत अच्छा, ठीक है, ओके एवरीबॉडी। सो शिप्रा 5 लीटर पानी पीती है और चंगीलाल भी 5 लीटर पानी पीता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला वाह यार, दोनों 5 लीटर पानी पीते हैं, ठीक है, ओके। या शिप्रा 5 लीटर पानी पीती, चंगीलाल 10 लीटर पानी पीता है। तो हम बोल रहे चंगीलाल तू बेस्ट है, वाह तू 10 लीटर पानी पीता है। पर जब मैंने ये बोला कि शिप्रा 1 घंटे में 5 लीटर पानी पीती है और चंगीलाल 10 दिन में 5 लीटर या 10 लीटर पानी पीता है, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ये। तो प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने काम किया, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितने टाइम में वो काम किया। अब आप देखो कि मेरे द्वारा लेस टाइम में ज़्यादा काम किया गया, तो प्रोडक्टिविटी मेरी ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? तो देखो, यहाँ टाइम बहुत मैटर करता है बेटा, है ना, टाइम बहुत मैटर करता है। अब नीट के 2 स्टूडेंट हैं, दोनों 50-50 घंटे पढ़ते हैं हम भी 50 घंटे पढ़ते हैं, पर पता चला कि एक जो है 1 महीने में पढ़ता है, दूसरा जो है 15 दिन में पढ़ लेता है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? 15 दिन वाला हुआ ना। पढ़ते दोनों उतना ही है, पर एक 15 दिन में पढ़ रहा है, एक 30 दिन में पढ़ रहा है। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई? 15 दिन वाली। प्रोडक्शन कितना काम किया, प्रोडक्टिविटी कितने टाइम में किया। तो जब आप टाइम इंक्लूड कर लेते हैं काम करने में, दैट इज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वर्किंग एफिशिएंसी। अब प्लांट की प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस, ओके। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये कितना बनाया, कितना काम किया। डिफाइन द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम, ठीक है, ओवर अ टाइम प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक। ओवर अ टाइम हटाओ यहां से, ठीक है, ये देखो, ये ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने कितना खाना बनाया, दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्शन। कितने टाइम में बनाया, दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन द पर यूनिट ईयर। तो पर यूनिट एरिया में कितना खाना बना, दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्शन। एक साल में कितना बना, दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जब आप टाइम इंक्लूड कर देते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है, जब नहीं इंक्लूड करते तो ये कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन। अब प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, यस एवरीबॉडी, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कितना खाना बनाया इतने एरिया में। तो हम ये मान रहे हैं, ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि 50 मीटर एरिया में ऑर्गेनिक बायोमास कितना बना, ठीक है। मान लो कि हम बोल रहे हैं 100 ग्राम बना, तो पर यूनिट एरिया में 100 ग्राम बायोमास बना, ठीक है। पर प्रोडक्टिविटी कितने साल में बना, ये होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कितना खाना बना, दैट इज अ प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। 100 ग्राम बना, पर 100 ग्राम बना पर ईयर, दिस इज द 100 ग्राम बना पर एरिया, ठीक है, पर ईयर पर एरिया, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि इस एरिया में एक साल में 100 ग्राम खाना बना। तो आपने एक साल लिया, टाइम ले लिया, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर नहीं लिया है टाइम तो प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। अब आ जाओ, एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब सुनो, सो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? 10 ग्राम जनवरी में बनाया, 20 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इधर सुनो, इधर इधर दाओ। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है?
आपने फॉरेस्ट में ये देखो, यहाँ पर 20 ग्राम मीटर स्क्वायर बना, यहाँ पे 10 ग्राम मीटर स्क्वायर बना, यहाँ पे भी 10 ग्राम मीटर स्क्वायर बना, ठीक है। यहाँ पर कितना बना, अच्छा देखो इधर पर 40 ग्राम पर ईयर बना, डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो 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 सुनो, इधर आ जाओ, ठीक है। तो हमने इस फॉरेस्ट नंबर 2 ने 40 ग्राम खाना पर ईयर बनाया, ठीक है। अब फॉरेस्ट नंबर 1 पे आ जाओ। फॉरेस्ट नंबर 1 में 10 ग्राम जनवरी में बनाया, 20 ग्राम फरवरी में बनाया, 30 ग्राम मार्च में बनाया, तो इसने 60 ग्राम पर ईयर बनाया। तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। देखो ये मंथ निकाल रहे हो आप, ये मंथ के हिसाब से, पर हमको निकालना है ईयर के हिसाब से। तो ये हुआ प्रोडक्शन मंथ वाइज, पर ये हुआ है प्रोडक्शन ईयर वाइज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको निकालना है ईयर वाइज प्रोडक्टिविटी, तो आपका टाइम का क्राइटेरिया है पर ईयर, तो मंथ नहीं चलेगा, वहाँ पे ईयर आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब क्या है बच्चों, ये प्रोडक्शन है कि जनवरी में 10 ग्राम बनाया, 20 ग्राम फरवरी में बनाया और 30 ग्राम मार्च में बनाया। पर ईयर बताइए कितना बनाया, तो 60 ग्राम पर ईयर बनाया, है ना। और यहाँ पे 40 ग्राम पर ईयर बनाया। समझ में आई बात या नहीं, बोलो जल्दी से। तो आप ये देखो, मेरी बात ध्यान समझो। अगर आप प्राइमरी प्रोडक्शन देखो, जनवरी में 10 ग्राम इसने बनाया था, इसने 20 ग्राम बनाया था, तो फॉरेस्ट 2 का प्रोडक्शन जनवरी में ज़्यादा था, ठीक है। पर जब आपने टोटल निकाला तो फॉरेस्ट 2 का पर ईयर प्रोडक्शन जो है वो कम था फॉरेस्ट 1 से। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमको एक एग्जैक्ट डेटा देती है कि पर यूनिट टाइम पूरे फॉरेस्ट में या किसी भी प्लांट ने कितना काम किया। आप उसके एक दिन को या एक पर्टिकुलर टाइम को देखकर नहीं बता सकते, आपको पूरा साल देखना पड़ेगा। क्लियर? सो इफ वी सी हियर मे बी प्राइमरी प्रोडक्शन लुक्स बेटर, यहाँ पे आपको प्राइमरी प्रोडक्शन अच्छा दिख रहा है, और जब आपने टोटल देखा तो इसका प्राइमरी प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है इसके कंपेयर में, ठीक है। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको हमेशा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखनी होती है। यहाँ पे देखो जनवरी में इसका ज़्यादा है, इसका कम है, पर जब आपने टोटल देखा पर यूनिट एरिया, पर यूनिट पर ईयर, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा था इससे। तो कुछ समय के लिए है ना, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सब अच्छा है, पर जब आप टोटल निकालते हैं महीने भर में किसने कितनी पढ़ाई की, तो जैसे कि मैंने एक दिन में, जैसे सुनो, मैं एक दिन में 20 घंटे पढ़ती हूँ और दूसरा वाला 10 घंटे पढ़ता है, तो देखने से ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ, पर जब हमने पूरा समय एक महीने का निकाला तो मेरा 40 घंटे निकला, उसका 100 घंटे, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, दूसरे वाले की ज़्यादा है कि नहीं है। तो हम एक दिन को देखकर नहीं निकाल सकते कि कौन कितना एफिशिएंट है, हमें पूरा महीना देखना पड़ेगा। जैसे हमारे ऑफिस में एक दिन में तुम 10 घंटे काम कर दो, पर जब लास्ट में प्रोडक्शन निकलता है तो एफिशिएंसी पता चल जाती है किसने कितने दिन काम किया। समझ में आई बात? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एट एनी स्पेसिफिक मंथ और ईयर मे बी द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ temperate forest as compared to tropical forest is more, but if we compare that the primary productivity of tropical forest shows more productivity, तो ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिक टाइम पे प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए, किसी दिन वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर ले, पर जब भी हम प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा निकल जाए, टेम्परेट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर ले, ट्रॉपिकल किसी समय कम कर ले, पर जब आप पूरे साल का निकालोगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हमेशा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का प्रोडक्शन रेट या खाना बनाने का रेट टेम्परेट से ज़्यादा होता है। क्लियर है? यही चीज़ मैंने आपको यहाँ भी बताई है। जैसे जनवरी में आपने 5 ग्राम बनाया, फरवरी में 15 ग्राम बनाया, मार्च में 25 ग्राम बनाया, यहाँ देखो मार्च में इसने 30 ग्राम बनाया, तो प्राइमरी प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है। फरवरी में इसका प्राइमरी प्रोडक्शन कम है, इसका ज़्यादा है। जनवरी में इसका प्राइमरी प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसका कम है। पर जब हमने टोटल निकाला तो इसका निकला 45 ग्राम्स, इसका निकला 50 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकली। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी की वर्किंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमेशा उससे टाइम के साथ निकालना चाहिए, पर ईयर। एक महीने से काम नहीं चलेगा, आपको पर ईयर बताना पड़ेगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है बच्चों, वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको समझाती हूँ, है ना। मुझे 100 रुपये मेरी मम्मी ने दिए, बोले ये तेरे पैसे हैं, ठीक है, ओके। मुझे 100 या मेरी सैलरी में मुझे मिले 100 रुपये, या मेरी सैलरी में मुझे 1 लाख रुपए मिले, सपोज दैट 1 लाख, थोड़ा 100 रुपये ज़्यादा ही कम हो गया ना तो मान लो कि मुझे 1 लाख रुपए मिले, ठीक। तो ये है मेरी ग्रॉस सैलरी, 1 लाख रुपए मुझे मिले। और लोग ग्रॉस सैलरी अपने बता देते हैं और शादी कर लेते हैं बेटा, कि हमारी सैलरी जो है वो क्या है,
है ना। हाँ, सो एक गिव मी 1 मिनट बेटू, है ना। तो लोग जो है शादी के लिए जब लड़की देखने जाते हैं, यस, हाँ, तो मैं पढ़ रही थी। हाँ, चलिए आ जाइए। मैं थोड़ा सा, एक मैसेज आ गया था तो लोग पगला रहे थे मेरे ऑफिस के, तो मैंने सोचा उनका भी ग्रॉस देख लें क्या है। सो मेरी शादी किसी लड़के से लगी, तो मैंने बोला तुझे पता नहीं है मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। लड़का बोला वाह यार ये लड़की बेस्ट है, इससे शादी करते हैं। तो मैंने जो अपनी सैलरी बताई वो ग्रॉस बताई। मैंने उसको बताया ही नहीं कि मेरी सैलरी का 50% तो टैक्स में कट जाता है, मेरे हाथ में सिर्फ जो है 50,000 ही रुपये आते हैं। तो जो मेरा नेट सैलरी है वो कितना निकला, 50,000, क्योंकि 50,000 तो सरकार ने यूज़ कर लिया। तो ग्रॉस तो मेरा 1 लाख रुपए था, पर सरकार ने यूज़ कर लिया। कितना यूज़, सरकार से सैलरी आई थी, सरकार ने यूज़ कर लिया। तो सरकार ने जो यूज़ किया उसके बाद जो बचा उसे मुझे दे दिया। यहाँ पर भी वैसी है। प्लांट ने अगर मान लीजिए 50 ग्राम खाना पर ईयर बनाया, 50 ग्राम खाना पर ईयर, उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो है 50 ग्राम पर मीटर पर ईयर है, ठीक है। अब उस 50 ग्राम में वो 10 ग्राम यूज कर लेते हैं, तो ग्रॉस कितना है, 50 ग्राम उनने बनाया पर 10 ग्राम वो यूज कर लेते हैं, तो हमको कितना मिलेगा, हर्बीवोर्स को कितना मिलेगा, ओनली 40 ग्राम। तो जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बच्चों वो है 40 ग्राम, और ग्रॉस नेक्स्ट लेवल को नहीं जाती, नेक्स्ट लेवल को 40 जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि पौधा जितना खाना बनाता है वो खुद भी तो कुछ यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए, तो भाई वो रेस्पिरेशन के लिए कुछ खाना यूज कर लेता है, ठीक है। तो ग्रॉस में से जब आप रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका नेट, और ये नेक्स्ट लेवल को जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि कितना खाना प्लांट पर यूनिट पर टाइम बनाता है, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ जितना खाना उसने बनाया उसके बाद उसने कितना यूज कर लिया, उसके बाद जितना बचा उसे कहते हैं बच्चों नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जब आप रेस्पिरेटरी लॉस को घटा देंगे तो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है। समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी से। समझ में आया लल्ला, समझ में आया। तो भाई सीधी बात है ना, मेरी सैलरी मैं शादी कर लूँ नेट बता के, पर ग्रॉस बता के, पर नेट जो है आधा प्लांट ही यूज कर लेता है, मुझे तो सिर्फ 85% मिलता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जैसे कि सन जो है, यस आ जाइए एवरीबॉडी प्लीज फोकस, एग्जाम्पल समझ लीजिए, आ जाइए। सन ने एनर्जी आपको दी, सन ने आपकी एनर्जी दी, और इस सनलाइट को यूज करके पौधे ने 80 ग्राम जो है वो क्या बनाया, 80 ग्राम पर ईयर बनाया खाना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 80 ग्राम है, पर याद रखिए कि 20 ग्राम उसने खुद रेस्पिरेशन में अपने लिए भी तो यूज करेगा ना, वही उसको भी तो जीवन जीने के लिए वो एनर्जी क्यों बना रहा है, तुम्हारे लिए बहुत। तुम याद रखो कोई किसी का सगा नहीं है, वो तो हम जबरदस्ती उसके ले लेते हैं उससे ऑक्सीजन, पर याद रखिएगा कि उसको भी एनर्जी चाहिए। तो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसने तोड़कर अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए यूज कर लिया। अब बचा कितना बेटा, 60 ग्राम। तो 80 में से 20 गया तो 60 ग्राम, ये 60 ग्राम हर्बीवोर को मिला, ठीक है। फिर से देखो, हर्बीवोर ने मान लीजिए 20 ग्राम यूज कर लिया, नेक्स्ट लेवल को 40 मिला, फिर 40 गया तो उसने 20 ग्राम यूज कर लिया, नेक्स्ट लेवल को 20 मिला। इसीलिए एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फूड चेन बहुत लंबी हो ही नहीं सकती। समझ में आई या नहीं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस समझ में आया। बाय दिस नेक्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है हमको ये बताती है कि ग्रोथ कैसी हो रही, कितनी एनर्जी जा रही है। ग्रोथ जो होती है वो हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वजह से है। क्यों? क्योंकि यही एनर्जी तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा रही है। तो एनर्जी का सोर्स क्या है? एनपीपी है। एनपीपी जो होती है वो हमेशा ही हेट्रोट्रॉफ्स के लिए, जीपीपी मतलब ग्रॉस नेक्स्ट लेवल को अवेलेबल नहीं होती, एनपीपी अवेलेबल होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि एनपीपी जीपीपी से कम ही रहेगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी लॉस में खर्च भी हुआ, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि एनपीपी जीपीपी के बराबर नहीं हो सकती, एनपीपी हमेशा ही कम रहेगी। एनपीपी 0 हो सकती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 0 हो सकती है, पर जीपीपी से ज़्यादा नहीं हो सकती और जीपीपी के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए कि जीपीपी इक्वल्स टू एनपीपी हो गया, मतलब काम गड़बड़ है, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब आपने क्या किया, प्लांट को खा लिया,
ठीक है। और प्लांट को खाने के बाद अपने आपने खुद अपना प्रोटीन वगैरह सब कुछ बनाया, आपने एनर्जी बनाई, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो भी खाना आप, जो भी एनर्जी आप अपने अंदर बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हर्बीवोर का बायोमास बढ़ाती है। भाई आप ले लोगे खाना, प्लांट को ले लोगे तो तुम्हारे अंदर ही मसल बिल्डअप, प्रोटीन, फैट्स ये सब बनेंगे ना। बोलो, ये सब तुम्हारे अंदर ही बिल्डअप होगा, एनर्जी बिल्डअप होगी तो आपका मसल्स गेन होगा, तो आपका बायोमास बढ़ेगा। ठीक है। नो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओनली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही नेक्स्ट लेवल को अवेलेबल होती है। ठीक है। अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन इफेक्ट कर सकता है, कैसा इकोसिस्टम है, कैसे एबायोटिक फैक्टर है, किस प्रकार के प्लांट्स हैं। ठीक है। और है ना, तो हर चीज़ इफेक्ट करती है, किस एनवायरनमेंट में प्लांट रह रहा है, कैसा टेम्परेचर है वहाँ का, कैसा रेनफॉल है, कैसा खाना अवेलेबल है। तो भाई सीधी बात यह है कि प्लांट उस हिसाब से खाना बनाएगा जैसे वो एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उससे ग्रॉस में फर्क पड़ेगा, ग्रॉस में फर्क पड़ेगा तो नेट में फर्क पड़ेगा। जब नेट ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही कम रही तो हेट्रोट्रॉफ्स को कम मिलेगा, तो ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स हमेशा कमज़ोर रहेंगे, उनका बायोमास मतलब वेट कम रहेगा। तो जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले हर्बीवोर्स हमेशा मोटे ताजे रहेंगे, क्योंकि वहां नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी ये बात कहती है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर जो है वो है 170 बिलियन टन्स। ठीक है। आपकी मतलब पूरा 170 बिलियन टन। ठीक है। यस और नो, यहां तक की बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। ठीक है बच्चों। सो आपकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिव नेट ग्रॉस नहीं बता रही हूं, जो मिली नेक्स्ट लेवल को, वो है 170 बिलियन टन, जिसमें से एक्वेटिक जो है बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात, ल यस, जिसमें से जो नेक्स्ट लेवल को मिलती है मतलब 170 बिलियन टन है, जिसमें एक्वेटिक को कितनी मिली है बच्चों, 55 बिलियन टन, और टेरेस्ट्रियल को कितनी मिली है, 115 बिलियन टन। ठीक है। तो बेटा रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स है। ठीक है। एज वी नो द एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज मोर, आपको पता है पानी ज़्यादा है, पर फिर भी प्रोडक्टिविटी जो है लेस क्यों है एक्वेटिक की? क्यों? क्योंकि याद रखिए कि जो पानी होता है उसमें डीपर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सिर्फ अपर ऑर्गेनिज्म करते हैं, जबकि लैंड में पाए जाने वाले हर ही प्लांट को सनलाइट मिलती है, तो हर कोई ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। इसलिए जो आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्टिविटी कम होती है। जो सरफेस पे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, सिर्फ वही तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं वही तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो आधे डूबे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल में तो हर ही प्लांट कर सकता है क्योंकि सबको ही सनलाइट है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं सनलाइट और कम होती जाती है। एक ऐसा भी जोन आता है जहाँ पे लाइट होती ही नहीं, नो लाइट जोन, वहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया होता है। तो इस वजह से जो आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कम होता है। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है या मैन मेड इकोसिस्टम है उसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसी होती है। देखो ठीक, आ जाओ ध्यान से सुनना ना। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, फिर होती है टेम्परेट फॉरेस्ट में, फिर होती है ग्रासलैंड में, फिर होती है डेजर्ट में। तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ है, डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में प्लांट ही नहीं है। ठीक है। फिर कहाँ होती है, ग्रासलैंड में, क्योंकि बारिश कम है। फिर उसके बाद कहाँ है, टेम्परेट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर कहाँ होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, यहाँ सब कुछ अच्छा है इसलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है टेम्परेचर, रेनफॉल, एनवायरनमेंट। समझ में आई बात? इसलिए डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी कम है, ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी कम है, टेम्परेट की कम है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में रेनफॉल भी अच्छा है, ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, सनलाइट अच्छी मिलती है, इसलिए वहाँ सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्टिविटी को ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देखो कोरल रीफ्स की सबसे अधिक है, फिर टेम्परेट ओशन है, फिर ट्रॉपिकल ओशन है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक्वेटिक के भी। डन। चलो, जैसे कि आपके एनसीईआरटी देखती है जैसे शुगर केन की जो प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा होती है, मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है। आइए, तो ये हुआ आपका पहला वाला पार्ट। आई होप आपको समझ में आया प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट। ठीक है ना। तो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम, मतलब आपको कांस्टेंट एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है।
प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, कितना बायोमास आपने बनाया, ठीक है, पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने टाइम भी यूज कर लिया, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, जिसका यूनिट है बच्चों क्या, ये आ सकता है, दैट इज ग्राम पर ईयर और कैलोरी पर मीटर पर ईयर। मतलब अगर आपने पर एरिया पर ईयर कितना खाना बनाया, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी या प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ओके, तो ये वाली सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। नाउ अब आपको याद होगा कि इकोसिस्टम के फंक्शन में हमने एक और चीज पढ़ी, दैट इज डीकम्पोजिशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, PYQ है और हर बार ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। लेट्स स्टार्ट विद द डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इनको तोड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि ये चंगी लाल है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्या है बच्चों, ये है लल्ला मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों गुले गुलजारों, ठीक है, ये है चंगू, ठीक है, ये है चंगू। अब इस चंगू के अंदर क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या है बच्चों मेरे आंखों के तारों, इसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। इसको डीकम्पोजर जो होते हैं इसको जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो तोड़ते हैं। जो डीकम्पोजर होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में या इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट निकाल के दोगे क्या तुम, ले नहीं, जब तुम मरोगे तब ये जो प्रोडक्ट है ये डीकम्पोजर को अवेलेबल होगा, ठीक है। जीते जी हम नहीं देके जाएंगे, ठीक है। सो डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जैसे CO2, H2O एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ोगे इसे ह्यूमस कहते हैं, मैं बताती हूँ आपको, या तो आप इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ोगे जैसे मिनरल, और वो वापस से सॉइल में चले जाएंगे, पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या चाहिए डीकम्पोजिशन के लिए, डीकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होता है, सड़ा गला फ्लावर, पत्ती, इंसान, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, ठीक है, सड़ा हुआ, सड़ा मतलब मरा हुआ, ओके। तो एनिमल्स मरे हुए हों, कोई प्लांट मरा हुआ हो वो, ठीक है। साइट ऑफ डीकम्पोजिशन कहाँ होता है, जैसे कि डीकम्पोजिशन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करोगे तो अपर सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, सॉइल के अंदर थोड़ी कोई मर के थोड़ी अंदर घुस जाएगा, आप मरते हो सरफेस के ऊपर पड़े हुए रहते हो। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। तो टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है उसमें आपका जो डीकम्पोजिशन है वो फास्ट रहेगा, मतलब अपर सरफेस पे रहेगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे पत्ती हो, चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सुअर हो, कोई भी हो, जब वो मरता है तो सरफेस पे ही रहता है। इसलिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मैक्सिमम जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो आपके कहाँ पर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। यहीं पर अगर आप बात करें पॉन्ड या किसी दूसरे एक्वेटिक सिस्टम में, तो वहाँ पर जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म मरेगा वो सीधे पानी में नीचे सेटल डाउन होगा, जिसकी वजह से डीकम्पोजर्स हमेशा नीचे की ओर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। तो डीकम्पोजर्स बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप सिंपल बात करूं तो डीकम्पोजर्स चीज़ों को सिंपल करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर को निकाल कर जो भी उससे एनर्जी मिलेगी वो सब यूज़ कर लेंगे, और जो इनऑर्गेनिक मैटर बचेगा, मिनरल आयन ये सब बचेंगे, इनको सॉइल में भेज देगा, ठीक है। तो ये मिनरल रिसाइकलिंग का भी काम करता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डीकम्पोजर्स के अंदर कौन आते हैं बच्चों, डीकम्पोजर्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं और फंजाई आते हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या
करना है। अब मैं आपको डीकम्पोजर्स का पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। डीकम्पोजिशन के फॉलोइंग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा स्टेप होता है कैटाबॉलिज्म। फ्रैगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म के बीच में होती है लीचिंग, तो लीचिंग आप बीच में भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। फिर होता है आपका ह्यूमिफिकेशन और लास्ट में होता है मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब जो अर्थवॉर्म होता है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। बड़े डेट्राइटस मतलब जिसको हमें डीकम्पोज करना है, जैसे डेड लीफ, डेड ऑर्गेनिज्म, तो अर्थवॉर्म और आपके जो टर्माइट्स होते हैं, यहाँ पर एक और नाम आना चाहिए, अर्थवॉर्म प्लस टर्माइट, ये क्या करते हैं बेटा, जो बड़ा बड़ा डेड बॉडीज है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। साथ ही साथ जो है अर्थवॉर्म और क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल करता है। तो मिक्सिंग ऑफ सॉइल करने के दौरान ही वो जो बड़ा बड़ा डेट्रिटस होता है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो अर्थवॉर्म जो है इंटेंशनली नहीं करता, वो अर्थवॉर्म जब सॉइल की मिक्सिंग करता है और उसमें एयरेशन भरती है सॉइल में, जब भी भाई एयर मिक्स होगी तो उसमें एयर ऑक्सीजन भरेगी कि नहीं भरेगी, तो उसी के साथ साथ जो आपका डेट्रिटस होता है वो मटेरियल टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं भाई आपका फ्रैगमेंटेशन। अब स्टेप को हम और अच्छे से समझते हैं। देखो, पहला स्टेप क्या है हमारा, फ्रैगमेंटेशन। जैसे कोई डेड लीफ है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो सबसे पहले जो आपके अर्थवॉर्म होते हैं और जो आपके कौन होते हैं, टर्माइट्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो आपके जो अर्थवॉर्म है, कौन बेटा, जो आपके अर्थवॉर्म है प्लस आपके टर्माइट, ये लोग क्या करते हैं, इस डेड मटेरियल को जो कि बहुत बड़ा है इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। टुकड़ा हुआ भी, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन, फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ है। अब क्या होगा बच्चों, अब होगा कैटाबॉलिज्म। पर इससे पहले क्या होता है कि जब आप बड़े मटेरियल से इसको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बड़े बॉडी से छोटी छोटी बॉडीज में कन्वर्ट करते हैं, पहले आपको करना क्यों है, ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से काम कर सके, इसलिए पहला स्टेप हमेशा फ्रैगमेंटेशन होगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो आप समझे कि छोटा क्यों कर रहे हो, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिदरे है ना, इस पर अच्छे से काम कर सके। पर जब आप फ्रेगमेंटेशन करते हो तो इससे कुछ इनऑर्गेनिक जो वाटर सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल एक्चुअली यहाँ पे वाटर इनसॉल्युबल होगा, ये जाकर जो होंगे, ये क्या होंगे, नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों जी, यहाँ पर ये हो जाएंगे प्रेसिपिटेट, और नीचे जाके अनअवेलेबल फॉर्म में जो है स्टोर हो जाएंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल बोल दिया था क्या, तो जो आपके वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होंगे वो नीचे जाएंगे और सॉइल में बिल्कुल नीचे की ओर सेटल हो जाएंगे, और ये जो है अनअवेलेबल फॉर्म में हमेशा जमा रहेंगे, किसी को अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। तो आपने क्या देखा, जब हम बड़े मटेरियल को छोटे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल नीचे जाकर सॉइल में सेटल हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है, ये जो मिनरल जो आप भेज रहे हो, ये पानी के माध्यम से नीचे जाता है, ये सॉल्युबल होते हैं सॉइल में, और नीचे जाके नीचे सॉइल की लेयर पे सेटल हो जाते हैं, और ये किसी को अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और ये सॉइल में नीचे की ओर है एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट, ये किसी को अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, यहां तक की बात समझ में आई? तो इन दोनों के बीच में, फ्रैगमेंटेशन के बीच में से हो जाती है लीचिंग। अब आपके पास छोटा छोटा मटेरियल है, इस पर काम करेंगे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और आपका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक मटेरियल में। डन, और ये जितना इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो सब कहाँ चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग हो रहा है, दैट इज द ह्यूमिफिकेशन। समझो बात को, जब आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट है, ध्यान से समझिए, जब आप छोटे मटेरियल को इनऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये जो छोटा मटेरियल है इसको हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ह्यूमस, और इस ह्यूमस पे ही काम करता है बच्चों आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कह रही हूँ, इधर 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 आओ। सबसे पहला स्टेप है बड़े मटेरियल को छोटे मटेरियल में कन्वर्ट करो, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। फिर बड़े मटेरियल जो है उसमें आपको क्या एक्ट करवाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करवाओगे तो उससे क्या निकलेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब सॉइल में क्या प्रेजेंट हो गया है, आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए हैं। ऐसी सॉइल जिसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट मिला हुआ या इनऑर्गेनिक चीज़ें मिली हुई हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ह्यूमस।
क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमस, और इस प्रोसेस का नाम है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस बनता जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। तो आप मेरी बात सुनना, कैटाबॉलिज्म के दौरान हम ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। सॉइल विद द इनऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड एज ह्यूमस, ह्यूमस बनता जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस जो होता है ये काले कलर का होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस पर माइक्रोबियल अटैक नहीं होता, ठीक है, एमॉर्फस होता है, इसका डिकम्पोजिशन स्लो होता है, कोलॉइडल नेचर का होता है, पानी पकड़ सकता है, बहुत सारे रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। साथ ही साथ जो होता है इसमें क्या है बच्चों बताओ, इसमें क्या है, मिनरल होता है और सॉइल होता है, और है ही क्या इसमें। और याद रखना कि दूसरे ऑर्गेनिक कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्या होता है, अब इस ह्यूमस से हमें मिनरल को निकाल के सॉइल में भेज देना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन, और आपका मिनरल उठ के सॉइल में चला जाता है। तो अगर मैं एक सिंपल स्टेप में लिखूं तो हमने क्या क्या किया है, एक बार मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाती हूँ। देखो, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा मटेरियल था जिसको हम कह रहे थे डेट्राइटस। अब मेरी बात को ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे क्योंकि ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए, है ना, पर घबराने की जरूरत नहीं है। ये है बेटा डेट्राइटस, है ना। डेट्राइटस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा बच्चों, इस प्रोसेस को हमने कहा फ्रैगमेंटेशन। डन, समझ में आई बात। पर जब आप फ्रैगमेंटेशन कर रहे थे, ठीक है, डेट्राइटस को आपने किसमें, लार्ज डेट्राइटस को, बड़े डेट्राइटस को आपने किसमें कन्वर्ट किया, स्मॉल डेट्राइटस में कन्वर्ट किया। अभी सिर्फ आपने फिजिकली तोड़ा था, किसके माध्यम से तोड़ा था, अर्थवॉर्म और टर्माइट की वजह से। पर फ्रैगमेंटेशन के दौरान यहाँ से पानी के माध्यम से कुछ निकलते हैं मिनरल, ठीक है, कहाँ क्या निकलते हैं बेटा, मिनरल, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, सॉल्युबल इन सॉइल। क्या होते हैं बच्चों, सॉल्युबल इन सॉइल। मैंने इनसॉल्युबल तो कहीं नहीं बोल दिया था, सॉल्युबल इन सॉइल। और ये जो मिनरल होते हैं ये सीधे चले जाते हैं सॉइल में, ठीक है। ये कहाँ चले जाते हैं बेटा, ये चले जाते हैं सॉइल में, और सॉइल में जाकर, है ना, ये मिनरल जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनरल होते हैं दे आर प्रेसिपिटेटेड इनटू द सॉइल, ठीक है। मिनरल precipitated at soil, नीचे जाके, और ये किसी को अवेलेबल नहीं होंगे। बेटा जी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नंबर 2, दैट इज लीचिंग। ये फ्रेगमेंटेशन के बीच में होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग। ये क्या है बच्चों, ये है आपकी लीचिंग। डन, समझ में आई बात। अब ये जो स्मॉल डेट्राइटस है बेटा, ठीक है, इस स्मॉल डेट्राइटस पे अब आपके काम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्मॉल डेट्राइटस पे कौन काम करेंगे, छोटे छोटे से माइक्रोब्स काम करेंगे, बोलो माइक्रोब्स काम करेंगे, और इसे कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। इसमें क्या है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें क्या है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। और ये माइक्रोब्स इसे कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है। इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। डन, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कैटाबॉलिज्म। डन। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डिपॉजिटेड इनटू द सॉइल, ठीक है। ये कहाँ डिपॉजिटेड होगा बेटा, डिपॉजिटेड इनटू द सॉइल, डिपॉजिटेड इन सॉइल, सॉइल में आ गया, ठीक है। और क्या होगा बेटा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, सॉइल में ऑर्गेनिक चीज़ें आ जाएंगी, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम जो ह्यूमस होता है क्या उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, नो, ये इस प्रोसेस से इनऑर्गेनिक चीज़ें आती प्लस उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी प्रेजेंट होती जो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमस क्या क्या होता है, ह्यूमस होता है सॉइल प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट, क्योंकि वेस्ट ही है, और उसमें क्या होता है भैया, वो सब भी प्रेजेंट होता है इसमें, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। डन, कोई समस्या कोई परेशानी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। पहला हुआ फ्रैगमेंटेशन, दूसरा हुआ लीचिंग, तीसरा हुआ कैटाबॉलिज्म, चौथा हुआ ह्यूमिफिकेशन। डन।
अब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। इस ह्यूमस में क्या प्रेजेंट है बच्चों? इस ह्यूमस में प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। डन। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, ठीक है। इस ह्यूमस में से हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को निकालते हैं और उसे सॉइल में भेज देते हैं। डन। बोलो, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है, इनऑर्गेनिक या इसमें मिनरल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लस मिनरल goes to deeper layer of soil। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चों? 5th नंबर का प्रोसेस, दैट इज द मिनरलाइजेशन। तो आप देखो कि मिनरलाइजेशन से भी प्रोसेस के थ्रू, सॉइल के थ्रू ही सारा मिनरल सॉइल में पहुंचा, लीचिंग से भी सारा मिनरल सॉइल में पहुंचा। तो अगर आप देखो तो सारा मिनरल जो है वो सॉइल में सॉइल को अपन किसी और कलर से बना लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि सॉइल में सारा मिनरल जो है वो पहुंचता जा रहा है। समझ में आ गई बात? सारा सॉइल में मिनरल पहुंचता जा रहा है और फिर ये जो मिनरल है, ठीक है, दिस मिनरल अगेन जो है ये कहाँ चला जाएगा बेटा? न्यू प्लांट। दिस मिनरल गोज टू न्यू प्लांट। तो आप क्या देखें, जब एक प्लांट मरता है तो उसके मिनरल जो होते हैं वो जमीन में आ जाते हैं। डन। लीचिंग से आ गए और मिनरलाइजेशन से आ गए। फिर यही जो मिनरल है ये अगेन जो है दूसरे नए प्लांट को मिल जाता है। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, बोलिए जल्दी से, यहाँ तक की बात क्लियर हुई? सो ये जो प्रोसेस अभी आपने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन। ये है आपका डीकॉम्पोजिशन, जिसमें पहले आपने लार्ज मॉलिक्यूल को छोटा किया, फ्रेगमेंटेशन, इससे कुछ मिनरल निकले जो डायरेक्टली सॉइल में घुस गए। दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग। पानी के थ्रू गए क्योंकि पानी में सॉल्युबल थे। फिर आपने इस छोटे मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें आपने माइक्रोब्स को काम करवाया और ये बना इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट हुआ सॉइल में। ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कहाँ से आया? क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होता है ना ऑर्गेनिक, ठीक है। इसको हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है ये काले कलर का होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, मॉर्फस होता है, कोलॉइडल नेचर का होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, काला होता है। ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉइल माना जाता है क्योंकि इसमें सब होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। फिर हम क्या करते हैं बेटा, मिनरलाइजेशन प्रोसेस से उसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल होते हैं उसको सॉइल के डीपर लेयर में भेज देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। तो यहाँ से मिनरल आया, यहाँ से मिनरल आया, और ये जो मिनरल सॉइल के पास अवेलेबल है, लीचिंग वाला तो शायद न्यू प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा, पर मिनरलाइजेशन से जो प्रोसेस मिनरल आया वो हम न्यू प्लांट को दे देते हैं। तो आप देखो एक प्लांट के मरने से मिनरल सॉइल में पहुंचा और फिर यही जो मिनरल है ये दूसरे सॉइल को दूसरे प्लांट को, नए प्लांट को दे दिया गया। दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन, जिसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। तो ह्यूमस ब्लैक कलर का होता है, इस पर माइक्रोबियल अटैक नहीं होता है, एमॉर्फस होता है, डीकॉम्पोजिशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इस डीकॉम्पोजिशन इसका स्लो क्यों होता है? क्योंकि ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, मजबूत है, कोलॉइडल नेचर का होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, मिनरल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल तो और ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, देन आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब डीकॉम्पोजिशन को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ डीकॉम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि माइक्रोब्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन मिला। जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, याद रखिएगा कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी मतलब सॉइल थोड़ी गीली है वहाँ पे डीकॉम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गीली चीज़, ह्यूमिड चीज़ जो होती है वो जल्दी सड़ती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जहाँ टेम्परेचर जो है 35 डिग्री मतलब ह्यूमिड कंडीशन होगी वहाँ डीकॉम्पोजिशन अच्छा होगा। जहाँ ठंड होगी वहाँ डीकॉम्पोजिशन कम होगा क्योंकि माइक्रोब्स ठंडी में काम नहीं करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो भी डीकॉम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। मॉइस्चर ज़्यादा होगा, डीकॉम्पोजिशन, भाई कोई चीज़ सड़ेगी कब? जब गीली होगी और ह्यूमिड कंडीशन होगी। डन। केमिकल कॉम्पोजिशन, याद रखिएगा कि जहाँ शुगर ज़्यादा होगा सड़ेगा ज़्यादा, डीकॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो डीकॉम्पोजिशन बहुत आसानी से कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डीकॉम्पोजिशन बहुत ही मुश्किल से करते हैं। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा बच्चा आया है, वो कुछ कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? आइए। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो डीकॉम्पोजिशन जो होता है वो बहुत ही वो करता है, धीरे धीरे करता है, और सिंपल मटेरियल का डीकॉम्पोजिशन जो होता है वो बहुत ही आसानी से होता है। क्यों गोगो? यस। तो ये कुछ कहना चाहते हैं, ये खेल रहे थे, हाँ, और ये हंस रहे हैं, हाँ, ओके फाइन।
तो ये आपको समझ में आई ये वाली बात, आई होप। तो याद रखना कि कोई भी चीज़ सिंपल होगी तो उसको सड़ाना आसान होता है, कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी तो उसको सड़ाना मुश्किल होता है। जहाँ पर कंडीशन गीली होगी, जहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिड कंडीशन वाला होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर चीज़ें आसानी से सड़ेगी, क्यों गोगो, राइट। और जहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी, टेम्परेचर भी लो है, वहाँ पर आप सड़ा नहीं पाओगे। डिकम्पोजिशन का सीधा मतलब है सड़ाओ, और जो भी एनर्जी उसको निकलेगी वो डिकम्पोजर ले लेगा, और जो मिनरल वगैरह है वो सॉइल में भेज देगा, फिर वो मिनरल है अगेन न्यू प्लांट को मिल जाएगा। तो मिनरल की रिसाइकलिंग हुई या नहीं हुई बच्चे, हुई ना। सो दिस इज, हाँ हुई ना। सो दिस इज इट, डिकम्पोजिशन। अब तुम जाओ, चलो माइक नहीं खींचो, ओके बच्चों, यस। अब देखो आपके एनसीईआरटी कहती है कि जहां पर लिग्निन काइटिन सुबेरिन ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही नेचर हैं। आई डोंट नो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो है ना लिग्निन, ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाइए एनर्जी फ्लो। अब देखो ध्यान से समझो, एनर्जी का फुल फ्लो मतलब क्या होता है। जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। इधर देखो, है ना, तो आपको समझ में आया कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, किन कंडीशन में डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, किन कंडीशन में डिकम्पोजिशन कम होगा, किसका डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। याद रखिए एनर्जी का फ्लो क्या होता है। हमेशा याद रखो, आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फोटोसिंथेसिस में भी तो यही हो रहा है, आप फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ले रहे हो सनलाइट से और उसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। कार्बोहाइड्रेट ही तो बनाते हो फोटोसिंथेसिस से। तो आज हम थोड़ा इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरेज, एक्सपेंडिचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना। क्या स्टोर कर रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दो चीज़ों पे निर्भर है। किस पे, थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ पे। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये बात याद रखना। आप अगर एनर्जी आ गई है ना यूनिवर्स में, तो उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगी, जब वो मर जाएगा तो उससे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगी। तो ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि पहली बार एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं जानती, ठीक है। ज्वालामुखी फटने से आई होगी, बिजली कड़कने से आई होगी। अब देखो ध्यान से समझो, जब भी हम, सेकेंड लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है। जब भी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को, मतलब जब आप हर्बीवोर से कार्निवोर को एनर्जी देते हो, तो मात्र आप कार्निवोर को सिर्फ 10% एनर्जी दे रहे होते हो। 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो एनवायरनमेंट में 90% एनर्जी आई, अब वो 90% एनर्जी आती रहती है, ब्रह्मांड की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उसी एनर्जी को हम ले भी लेते हैं, पर अगर आप पूरा टोटल निकालेंगे तो ब्रह्मांड की एनर्जी पहले की एनर्जी से ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा है। जितने ज़्यादा लोग होंगे ब्रह्मांड में उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, क्योंकि आप क्या है, उतनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में लॉस करोगे। समझ में आई बात, ओके डन। पर जब भी हम बात करें एनर्जी सप्लाई की, तो हमेशा एक कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए। किसको, प्लांट को, क्योंकि प्लांट को अगर आपने एनर्जी नहीं दी तो वो आपके लिए एनर्जी नहीं बनाएगा। तो जब भी हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले प्रोड्यूसर को मिलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोड्यूसर को एनर्जी नहीं दोगे तो वो आपको एनर्जी नहीं देगा। ये एनसीईआरटी सीधी सीधी ये वाली बात कहती है बेटा, ठीक है। अब नॉन स्टॉप सप्लाई जो है वो एनर्जी कौन देता है, सन देता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को। पर हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में जहां पर आपकी सनलाइट नहीं पहुंच पाती। जो आपका सी होता है वहां पर एक जोन होता है, नो लाइट जोन, वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती। तो क्या वहां जीवन नहीं है, जीवन वहां है। तो वहां पर हम लोगों को कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पर जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाउ इनको एनर्जी कौन देता है, energy provided by the सराउंडिंग केमिकल। समझे या नहीं समझे। तो ये जो एनर्जी है ये सराउंडिंग केमिकल्स के थ्रू मिलती है इन ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि इस जगह पर आपका क्या नहीं पहुंच पा रहा है, लाइट नहीं पहुंच पाती। तो बेटू लाइट नहीं पहुंचेगी तो कोई तो एनर्जी देगा ना इनको जीवन जीने के लिए। तो इसके आसपास के जो केमिकल होते हैं उनको वो एनर्जी देते हैं। और डीपर सी में बहुत सारे केमिकल है, बहुत आपने जो भी चीज़ डिकम्पोजर जो है वो नीचे ही तो हैं, तो जो भी चीज़ मारेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल निकालेंगे वो नीचे ही तो है। तो यहाँ पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आसानी से इस मटेरियल को यूज कर लेते हैं। अब याद रखिए कि सन पे भी जितनी लाइट पड़ रही है
वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूजेबल नहीं है। सन जितनी भी लाइट प्लेट पर गिरा रहा है, मात्र 50% लाइट को ही आप फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। आप 400 से 700 नैनोमीटर तक की ही लाइट रेंज को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज पार, गंगा पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। 50% ही यूज, जितना भी गिरा रहा है सिर्फ आप 50% रेडिएशन को ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और उसमें भी जितनी आप 50% से कम जितनी यूजेबल है, उसमें भी हम सिर्फ 1 से 2% ही प्लांट यूज करता है। 100% में सिर्फ 1 से 2% लाइट ही प्लांट यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। यूज कितनी रेंज की कर सकता है? मात्र 50% की, 50% से भी कम। उस 50% में भी प्लांट कितना यूज करता है? मात्र 1 से 2%। अब फोटोसिंथेसिस में करते क्या हो आप? इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि है CO2 H2O को जोड़ते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और बनाते हो कार्बोहाइड्रेट, रिलीज करते हो ऑक्सीजन, और बनता है ATP। 15,525 बार यही बात हम पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि प्लांट कितना ले रहा है टोटल सनलाइट का? मात्र 1 से 5%। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर पे। तो प्लांट जो है वो कितना परसेंट लाइट लेता है? 1 से 5%। समझ में आ गई बात? प्लांट के अंदर एल्गी, हर्ब, श्रब, ट्री, ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है। प्लांट क्या है बच्चों? ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? ट्रांसड्यूसर का मतलब ये ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को, नहीं कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं और केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ट्रांसड्यूसर है। साथ ही साथ ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये सब के सर्वाइवल के लिए खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर या आपका प्रोड्यूसर। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। ओके, ये हमेशा इसके रूप बदल सकते हैं। तो आपने देखा फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्लांट लेता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर इस प्लांट को कंज्यूमर खा लेता है, तो वो एनर्जी जो इसके प्लांट के पास है वो कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है। जब कंज्यूमर मर जाता है तो जो एनर्जी उसने ली थी उसको, आपको जो कंज्यूमर मर जाएगा तो डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करेगा, सड़ा देगा, और जितनी भी एनर्जी उसके अंदर थी वो सब एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। कुछ डिकम्पोजर ले लेगा, बाकी रिलीज हो जाएगी। तो इस वजह से देखो आपकी फ्री एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होते जा रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में फ्री एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, रैंडमली एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? पर इस प्रोसेस को चलाने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, सनलाइट चाहिए रहती है। क्लियर है ना? और हर लेवल पे रैंडमनेस एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब हर लेवल पे 90% आप लॉस कर रहे हो, तो हर लेवल पे एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, गेन कम होगा। ठीक है। अब आ जाओ, देखो फूड चेन क्या होता है। जब भी हम एक लेवल से दूसरे लेवल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप कैसे करते हैं? देखो फूड चेन क्या होता है कि एक को दूसरा खा ले, ये एक सीक्वेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। ठीक है। वन इज रिटन अप बाय द अनदर वन एंड दिस इज अ चेन, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। ठीक है। फूड चेन जो होती है उसमें एनर्जी फूड के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, डन। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, दीज आर द ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, एनर्जी लेवल कहते हैं ट्रॉफिक लेवल को। अब ध्यान से सुनो, ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझे आप। फूड चेन समझ में आया कि एक चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा ले, दिस ये चेन का फॉर्म बनता है, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। अब फूड चेन में एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है, किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। ठीक है, मैंने प्लांट खा लिया तो उसकी एनर्जी मेरे अंदर आई, तो प्लांट मेरा क्या है? फूड है। मुझे कोई और खा ले तो मैं उसका फूड हूँ। तो एनर्जी, हम एनर्जी नहीं खा रहे, हम फूड खा रहे हैं जिसके थ्रू एनर्जी आ रही है। डन। अब एनर्जी की जो लेवल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि प्लांट एक ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, डीकम्पोजर एक ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल मतलब लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। अब हम मैक्सिमम 4 to 5 लेवल्स ही रखते हैं, क्योंकि लास्ट तक एनर्जी बचती नहीं है। ठीक है। अब प्लांट को अब जो सनलाइट है कितना परसेंट गिरा रहा है? 100%। पर ले प्लांट कितना रहा है? ओनली 1 to 5%। सिर्फ 1 to 5% लाइट आप लेते हो। प्लांट ने किसने खाया? हर्बीवोर ने। सिर्फ 10% लेगा वो और 90% लॉस कर देगा। फिर उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ हीट, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया तो 90% लॉस हो गए, 10% कार्निवोर को मिली। अब कार्निवोर के पास बहुत कम एनर्जी मिली,
इसकी वजह से मैक्सिमम 4 से 5 स्टेप के बाद आप फूड चेन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी ही नहीं बचती है। बना के बताती हूँ, ठीक है। तो ये है प्लांट क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1, है ना। ट्रॉफिक लेवल 1 इनको हम T1 कहते हैं, और दे ऑलवेज प्रोड्यूसर। किसी भी फूड चेन में जो पहला लेवल है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स का ही रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात। इसको खा लेता है हर्बीवोर, तो यह है ट्रॉफिक लेवल 2, ठीक है। इसको खा लेता है कार्निवोर, यह है ट्रॉफिक लेवल 3। ट्रॉफिक लेवल मतलब लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको ये एनर्जी दी गई इस लेवल ऑफ एनर्जी को, ये एनर्जी दी गई इस लेवल ऑफ एनर्जी को। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है, प्लांट के पास, और मिनिमम एनर्जी जो है वो है आपके लास्ट कार्निवोर के पास। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझना। चलो मैं तुम लोगों के लिए एक फूड चेन बनाती हूँ, जिससे चीज़ें और ज़्यादा आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास एक प्लांट है ना। प्लांट को खाता है ग्रास हॉपर, है ना। ये मैं बचपन से ही बनाते आ रही हूँ, तो मुझे यही अच्छा लगता है। ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, और स्नेक को खाता है हॉक, हॉक, ठीक है। अब तुमको मैं यहीं से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। अगर मान लो, ओके, मान लीजिए कि प्लांट को हम लोगों ने दिया 100 जूल एनर्जी, 100 जूल, ठीक है। सनलाइट से इसने ली 100 जूल एनर्जी, तो 90% ये लॉस कर देता है। 100 का 10% कितना हुआ बेटा, इसके पास कितना पहुंचा बेटा, 100 का 10% कितना हुआ, 10 जूल। फिर 90% इसने लॉस कर दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसके पास कितना पहुंचा, 1 जूल। फिर 90% इसके पास लॉस कर दी, एक का 90% लॉस हुआ, इसके पास कितना पहुंचा, 0.1 जूल। फिर इसने 90% लॉस कर दी और इसके पास कितना पहुंचा, 0.01 जूल। अब तुम बताओ सबसे मिनिमम एनर्जी किसके पास पहुंची, हॉक के पास पहुंची। अब इसके आगे भी अगर तुम फूड चेन बना देते तो कितना कम एनर्जी देते यार। इसलिए 4 से 5 स्टेप से ज़्यादा आपकी फूड चेन नहीं हो सकती, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी नहीं है। मैम हॉक को इतनी कम एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रिजर्व एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, और ये कौन सा है, ये है ट्रॉफिक लेवल 1। किसी भी फूड चेन में हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, जो कि क्या होता है, हमेशा प्लांट ही होगा। डन। उसके बाद ये है आपका T2, जो कि होते हैं प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर। ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, या इसी को हम हर्बीवोर भी कह सकते हैं, शाकाहारी लोग प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम प्राइमरी कार्निवोर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी है, कार्निवोर भी कह सकते हैं। ये है आपका टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर को हम सेकेंडरी कार्निवोर भी कह सकते हैं, हाँ या नहीं बोलो भाई, सेकेंडरी कार्निवोर है ना। उसके बाद ये है आपका टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खाता, इनको लास्ट में डिकम्पोजर ही खाते हैं, ठीक है। और ये है आपका टॉप कार्निवोर, ठीक है। जब ये मरेंगे तो इनको डिकम्पोजर ही खाएगा। डन। तो ये है आपकी एक फूड चेन, जो कि 4 से 5 स्टेप से ज़्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। आइए, अब ये है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का चेन। अब देखो सबसे पहले कौन है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्रोड्यूसर है, मैक्सिमम एनर्जी इसके पास है। इसको खाया जूप्लैंक्टॉन ने, फिर खाया स्मॉल फिशेस ने, फिर खाया लार्ज फिशेस ने। ये बायोटिक कॉम्पोनेंट है। अगर इसके पास 1000 जूल एनर्जी थी, 90% लॉट, इसके पास पहुंची 100, इसके पास पहुंची 10, इसके पास पहुंची 1। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ मैंने बनाई है। 4 से 5 स्टेप से ज़्यादा आप फूड चेन नहीं बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होगा, आप पलट के नहीं दे सकते। हर्बीवोर से कार्निवोर की ओर ये जाएगी एनर्जी, ठीक है। अब जो ये मैंने बताया आपको, यही चीज़ टेबल में लिखी है, ठीक है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या है, न्यूट्रिशनल और एनर्जी अवेलेबिलिटी एट एनी लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है एनर्जी लेवल, सीधी बात है जो मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए T2, तो इसके पास कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी लेवल जो है इन डिफरेंट लेवल्स, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। समझ में आ गई बात, जो मैंने बताया उसी का ये टेबल बना हुआ है। अब फूड चेन के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी का, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ड्रॉप होती, कम होती जाती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में मैक्सिमम 5 लेवल तक इको चेन जा सकती है। जितनी फॉल्ट जो है तो छोटी फूड चेन रहेगी, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रहेगी हर ऑर्गेनिज्म को, भाई छोटी है तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जनरली डिकम्पोजर्स कभी भी फूड चेन में नहीं आते हैं, ठीक है, ओके।
और अगर मान लीजिए फूड चेन आपकी डेड मटेरियल से स्टार्ट हो रही है तो इसको कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। मैक्सिमम कंपटीशन फूड चेन में T1 पे होता है क्योंकि प्लांट को सब खाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम कंपटीशन यहाँ पर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हर्बीवोर की, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है पैरासिटिक फूड चेन और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। अब ध्यान से सुनना, ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो हमेशा ही शुरू होती है प्रोड्यूसर से, ठीक है। जो ग्रेजिंग फूड चेन है बेटा वो हमेशा ही शुरू होगी प्रोड्यूसर से, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ना। और यहाँ पर अगर आप छाती पीटते बैठे रह गए तो इकोसिस्टम का मेन पार्ट चल रहा है, अभी तो जो है तो जिंगलाला हु ही चल रहा था, चड्डी पहन के फूल खिला चल रहा था, अब जो है जंगल बुक चलने वाली है बच्चों, तो ध्यान से सुनना है ना। तो बच्चों मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुलगुलजारों, ध्यान सुनो, #बोजोज आर्मी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है जो कि शुरू होगी प्रोड्यूसर से। किससे शुरू होगी? प्रोड्यूसर से। ग्रेजिंग शुरू ही होती है प्रोड्यूसर से, डेट्रिटस शुरू होती है डीकम्पोजर से। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फिर से बोल रही हूँ, द ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड डेट्रिटस फूड चेन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द डीकम्पोजर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो होती है हमेशा जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है स्मॉलर से हायर की ओर जाती है, प्लांट से हॉक की ओर जा रही थी। अब आ जाओ पैरासिटिक। पैरासिटिक जो होती है, पैरासिटिक फूड चेन स्टार्ट तो प्रोड्यूसर से होगी पर ये बड़े ऑर्गेनिज्म से छोटे की ओर जाएगी। जैसे कि ट्री है, ट्री के ऊपर रहता है बर्ड, बर्ड को कौन खा, बर्ड किस, ट्री प्रोड्यूसर, उसके ऊपर कौन रहता है? बर्ड। बर्ड के ऊपर कौन रह सकता है? पैरासाइट रह सकता है। तो याद रखो, ट्री, ट्री से छोटा है बर्ड, बर्ड से छोटा है पैरासिट। तो आप क्या देख रहे हो? बड़े से छोटे की ओर जा रही है। ओके डन। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, दो प्रकार की है, एक है एक्वेटिक, एक है टेरेस्ट्रियल। अगर एक्वेटिक है तो कहाँ से शुरू होगी? फाइटोप्लैंक्टन से, और लार्ज फिश पे खत्म होगी। फाइटो जू, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। टेरेस्ट्रियल है तो ग्रास से शुरू होगी, हॉक पे खत्म होगी, जो अभी हमने बनाई थी, ठीक है बच्चों। मतलब ये सब वो है। फूड चेन अगर डीकॉम्पोजिशन से शुरू हो, ऑर्गेनिक मटेरियल के डीकॉम्पोजिशन से शुरू होगी तो इसे कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है ना। इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है बच्चों, इसमें प्रोड्यूसर का कोई रोल ही नहीं है, सड़ने से ही शुरू हो रही है, ठीक है। ये होते हैं आपके बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। इसमें एनर्जी का फ्लो जो है वो बहुत ही स्लो होता है क्योंकि छोटे ऑर्गेनिज्म से, ओके। यहाँ पे जो आपकी डेट्रिटस फूड चेन होती है ये कहीं ना कहीं से ग्रेजिंग फूड चेन से जुड़ी होती है। समझना बात को, ग्रेजिंग फूड चेन डेट्रिटस से जुड़ सकती है, डेट्रिटस भी जुड़ सकती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन से। देखो देखो, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को कौन खाया? बर्ड ने, ठीक है। बर्ड खा सकती है, हॉक है बर्ड, ठीक है। अब इधर से आओ, डेड मटेरियल को डिकम्पोज किया अर्थवॉर्म ने, अर्थवॉर्म को भी तो बर्ड खा सकता है। तो ये है आपकी डेट्रिटस। डेड मटेरियल को किसने फ्रैगमेंट किया? अर्थवॉर्म ने, और अर्थवॉर्म को कौन खा सकता है? बर्ड। यहाँ फ्रॉग भी तो खा सकता है बर्ड को, तो दोनों फूड चेन कनेक्टेड हुई कि नहीं हुई? तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो डेट्रिटस फूड चेन से कनेक्ट हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। Why land has more detritus food chain as compared to grazing food chain? चलो भाई शुरू करते हैं। अब आपके ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि आपके एनवायरनमेंट में जो डेट्रिटस फूड चेन है वो इतनी ज़्यादा क्यों चलती है ना। आपके ये सवाल है कि आपके एनवायरनमेंट में जो डेट्रिटस फूड चेन है वो इतनी ज़्यादा क्यों चलती है, ग्रेजिंग से क्यों चलती है? क्योंकि बेटा इस दुनिया में इतना प्लांट है, इतना एनिमल है, इतनी चींटियाँ, इतने सुअर, इतने हाथी, इतने भैंसिया कि मरते ही रहते हैं। दैट इज़ वाई कंटिन्यूसली जो, और स्लो होती है ये बहुत ही स्लो होती है क्योंकि किसी चीज़ का भी डिकम्पोजिशन इज़ वेरी स्लो ना, इसलिए स्लो है तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। तो याद रखिएगा कि जो लैंड होता है ये दोनों शो कर सकता है, ग्रेजिंग फूड चेन भी और डेट्रिटस फूड चेन भी, ठीक। तो लैंड में तो डेट्रिटस फूड चेन भी चलिए ग्रेजिंग, पर जब आप प्लांट की बात, पानी की बात करते हो तो पानी में तो ग्रेजिंग नहीं चल सकता क्योंकि पानी के अंदर जो प्लांट है उनको लाइट ही नहीं मिल रही है। तो वहां पर क्या चलेगा? वहां चलेगा डेट्रिटस फूड चेन। याद रखिएगा कि लैंड में बायोमास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बायोमास कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय द हर्बीवोर। सो अब हर पूरा बायोमास हर्बीवोर तो नहीं खा सकते, तो जो बचा उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर आते हैं। पर याद रखिएगा, है ना, इसलिए लैंड के पास मोर वो होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, है ना,
जो आपके एक्वेटिक की अगर मैं बात करूं, है ना, आपकी एनसीईआरटी सीधी बात करती है, देखो एक्वेटिक में भी डेट्रिटस फूड चेन चलती है, पर एक्वेटिक में जो ज़्यादा चलता है वो ग्रेजिंग होता है एज कंपेयर टू, ठीक है। क्यों मैम, क्यों मैम, क्यों मैम? क्योंकि उतले वाटर में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा डीकम्पोजर चलेगा या ग्रेजिंग ज़्यादा चलेगा, तो ग्रेजिंग वाला ज़्यादा चलेगा, लैंड में डीकम्पोजर वाला ज़्यादा चलेगा, क्योंकि डीकम्पोजिशन लैंड में बहुत ज़्यादा है, पानी में इतना डीकम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है। चलो आ जाओ, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो इसको मैं ना एक बार तुम्हें एनसीईआरटी से भी पढ़ा देती हूँ, जिससे आपके जो फंडामेंटल हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? ओके चलो आ जाओ। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी, चलो पढ़ते हैं इसको, एनर्जी फ्लो को। आ जाओ, एनसीईआरटी ब्यूटी। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम इन द अर्थ। फॉर द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अवेलेबल होती है प्लांट को। वी नो दैट द प्लांट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स द सन रेडिएट एनर्जी टू मेक द फूड इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। तो CO2 और H2O को लेकर आप कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ 2 से 10% ही पार का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने 5 लिखा है पर आप लिख लेना 2 से 10% ही आप यूज़ करते हैं। कितना परसेंट, यहाँ पे हम इसको सुधार लेते हैं, हालांकि 5 के रेंज के अंदर ही है, पर एग्जैक्टली जो आपका डेटा कह रहा है उसको लिख लो। हालांकि जो मैंने लिखा वो भी सही है, क्योंकि 5 के अंदर ही तो है, पर जो डेटा कह रहा है वो लिखो भाई, ठीक है। तो 2 से 10 लिखा है मैंने, 1 से 5 लिखा है, बात सही यही है, पर ठीक है, अब जो ये बोल रहे हैं वही लिख लो। तो सिर्फ 2 से 10%, तो भले ही प्लांट में 50% यूज़ कर सकते हो, पर उसका भी आप 2 से 10% ही यूज़ करते हो। कहाँ गए अपन, यहाँ है, ठीक है। ओके चलो आ जाओ, बाबा जी की ब्यूटी। ओके नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट flows through different organism. All organism are dependent for their food on producer. डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप डिपेंडेंट तो वही हो। जो फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। इकोसिस्टम आर नॉट द एक्सटेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर, ठीक है। अब देखो हाँ, तो ये वाला बोलता है कि आपकी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली लॉस हो रही है, जिससे रैंडमनेस या डिसऑर्डरली लेस एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। कहीं से भी एनर्जी आ रही है तो रैंडमनेस बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट में। ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर हर्बेशियस, है ना, मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस, है ना, ज़्यादातर वुडी प्लांट होते हैं। लाइकवाइज एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी होते हैं। आपने फूड चेन्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, जो कि फूड चेन हमेशा ही प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है ना। ओके जबकि वेब की अगर बात करें तो एक ही फूड पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं। द चेन और द वेब फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंसी। चेन और वेब क्यों बनाते हैं हम लोग? क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नो एनर्जी इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म रिमेन फॉर एवर। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर एनर्जी भर दी आपने तो वो जीवन भर रहेगी, वो रिलीज होनी है वो मरने के बाद, ठीक है। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर, और उसके बाद वो कंज्यूमर्स को ट्रांसफर होती है। जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है वापस से उसकी एनर्जी एनवायरनमेंट में आ जाती है। ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड नीड, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉफ्स। इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर they are primary consumer. If they eat another animal, है ना, they are called as secondary consumer. Likewise you could have the tertiary consumer too. Obviously primary consumer हमेशा क्या होगा, herbivores होंगे, ठीक है। ओके अब देखो, कंज्यूमर दैट फीड ऑन हर्बीवोर इन्हें कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर। जो प्राइमरी कार्निवोर को खाता है वो सेकेंडरी कार्निवोर, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आते हैं डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है। डेट्रिटस फूड चेन हमेशा ही डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगी। ये बनती है डिकम्पोजर से। यहाँ पर विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी न्यूट्रिएंट बाय द डिग्रेडिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस। दे आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। ये टर्म याद रखिएगा, डिकम्पोजर्स को सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर पे टूट जाता है। उससे जो एनर्जी निकलती है उसको डिकम्पोजर यूज कर लेता है, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो वापस से सॉइल में भेज देता है। एन एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ये आया,
एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन जो कि प्रोड्यूसर से शुरू हो रही है वो है मेजर कंड्यूट फॉर द एनर्जी फ्लो। आया? तो लैंड में हमेशा डेट्रिटस फूड चेन ज़्यादा चलती है क्योंकि मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए ज़्यादा है, और जबकि जो आपकी वो है पानी है उसमें एज कंपेयर टू, ठीक है, अगर देखो पानी में हम कंपेयर करेंगे कि डिकम्पोजर वाली ज़्यादा चलती है ग्रेजिंग, भाई लैंड से कंपेयर मत करो, अभी पानी को कंपेयर करो कि पानी में ज़्यादा क्या चलता है, पानी में ग्रेजिंग ज़्यादा चलती है, वहाँ फोटोसिंथेसिस फाइटोप्लैंक्टन्स कर लेते हैं एज कंपेयर टू डिकम्पोजर वाली के, ठीक है। As against in terrestrial ecosystem, much larger fraction of energy flows through the detritus food chain, ठीक है ना, देन द डीएफसी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है डेट्रिटस फूड चेन, तो आपको बहुत मन करेगा, बहुत उबाल खाओगे कि टेरेस्ट्रियल में ग्रेजिंग ज़्यादा होती है। नो, टेरेस्ट्रियल में मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी डेट्रिटस फूड चेन की वजह से होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन की वजह से होता है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्रिटस फूड चेन आर प्रे फॉर द जीएफसी एनिमल। तो आपने क्या देखा कि जो अर्थवॉर्म था, है ना, वो शिकार है जीएफसी जैसे अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म शिकार है जो कि किसका मेंबर था, डेट्रिटस फूड चेन का, किसका, ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल का, बर्ड का। तो ये बर्ड अर्थवॉर्म को खा लेती कि नहीं खा लेती, तो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो डेट्रिटस फूड चेन के कुछ मेंबर शिकार हैं, किसके, ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल के, ठीक है। सम एनिमल लाइक कॉकरोचेस, क्रोज आर ओमनिवोरस, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। फूड, बहुत सारे फूड चेन जब कनेक्ट हो जाती हैं तो फूड वेब बन जाता है। क्यों? ताकि एक ही फूड सोर्स पे सारे मत डिपेंड रहो, अगर वो फूड सोर्स खत्म हो गया तो आप कुछ और भी खा सको, इसलिए फूड वेब बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग और द कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप, कुछ उनका स्थान होता है खाने के आधार पर, ठीक है, और वो एक फूड चेन में एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या खाते हैं। इस पोजीशन को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ऑर्गेनिज्म जो एक स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड कि वो क्या खा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, डन। तो ये अपने एनसीईआरटी भी डन कर ली, ठीक है, ठीक। तो ये हो गई है आपकी फूड चेन। फूड वेब समझ में आया आपको? फूड वेब क्या होता है बेटा, फूड, बहुत सारी फूड चेन को आप कनेक्ट कर देंगे तो फूड वेब बन जाएगा, बस काम खत्म, पैसा हजम। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। बेसिकली डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को पिरामिड के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में दिखाना, दिस इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड को चार्ल्स एल्टन ने बनाया था, ठीक है। इसके 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है मिड, एक होता है टॉप। आप कोई भी पिरामिड बनाओ पर उसका बेस जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है, वहां चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, प्रोड्यूसर ही होंगे। अब पिरामिड जो होता है वो 3 प्रकार का है। अब पिरामिड से क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान से सुनना। 3 प्रकार का होता है, एक नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड। पर याद रखना कि बेस में हमेशा क्या रहता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। और इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो ज्यादातर ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। डेट्रिटस फूड चेन के लिए आप पिरामिड ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि डेट्रिटस फूड चेन में आते हैं माइक्रोब्स, ना तो उनका बायोमास काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं है, और ना ही उनका नंबर काउंट कर सकते हैं क्योंकि उनका रेप्लिकेशन रेट इज सो फ्रीकिंग हाई, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा सीधा बनता है, ये बात याद रखिएगा, हमेशा सीधा बनता है। एनर्जी लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स की ओर ट्रांसफर हो रही होती है। 90% एनर्जी 10% लॉ के हिसाब से लॉस होती है और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मात्र 10% एनर्जी मिलती है। ये 10% लॉ जो है ये क्लास 10वीं में हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। अब ये पिरामिड हमने बना रखा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, ग्रास के पास। मिनिमम एनर्जी किसके पास है बेटा, हॉक के पास। ये क्या है आपका बच्चों, ये है आपका ट्रॉफिक लेवल 1, ये है ट्रॉफिक लेवल 2, ये है ट्रॉफिक लेवल 3, ये है ट्रॉफिक लेवल 4, ये है ट्रॉफिक लेवल 5। इसके ऊपर तुम जा ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी फूड चेन 5 लेवल के ऊपर जाती ही नहीं, उसी को हमने ग्राफ के फॉर्म में बताया। एनर्जी का पिरामिड कहीं भी हो आप, चाहे पानी में हो चाहे कहीं भी हो, वो सीधा ही बनेगा, ठीक है। अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड का मतलब है वेट।
वेट के हिसाब से अगर आप पिरामिड बना रहे हो तो कुछ कहानी है। अगर आप ग्रासलैंड का वेट का पिरामिड बना रहे हो तो ये सीधा बनेगा, अगर फॉरेस्ट का भी बना रहे हो तो सीधा बनेगा, पर अगर एक्वेटिक का बना रहे हो तो ये इन्वर्टेड बनेगा और एटा PYQ होबे। ठीक है, ये PYQ है। ये क्वेश्चन है कि अगर आप बायोमास का पिरामिड एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए बना रहे हो तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, और बायोमास का पिरामिड फॉरेस्ट के लिए और ग्रासलैंड के लिए सीधा बनता है। एनर्जी का पिरामिड कहीं के लिए भी सीधा बनता है। अब इको पिरामिड का नंबर का वाला पिरामिड देखते हैं। ग्रासलैंड का पिरामिड सबसे अधिक नंबर, देखो पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। बायोमास का पिरामिड समझे, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज सीधा, पिरामिड ऑफ बायोमास वेट के हिसाब से अगर आप ग्रासलैंड की बात कर रहे हो सीधा बनेगा, फॉरेस्ट की बात कर रहे हो सीधा बनेगा, अगर आप बात कर रहे हो एक्वेटिक की तो उल्टा बनेगा। अब आ जाओ पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करोगे ये सीधा बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान सुनो। ग्रासलैंड में सबसे अधिक नंबर किसका है? ग्रास का। सबसे कम नंबर किसका है? लायन का। ग्रास को खाया रैबिट ने, ठीक है, T1 T2। रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लायन ने। तो सबसे कम नंबर किसका है? लायन का। सबसे ज्यादा नंबर किसका है? ग्रास का। अब आ जाओ एक्वेटिक में, सबसे ज्यादा नंबर किसका है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का, उसके बाद जूप्लैंक्टॉन्स का, उसके बाद स्मॉल फिशेस का, और लार्ज फिशेस का नंबर सबसे कम है। तो नंबर के हिसाब से पिरामिड देखो, नंबर जिसका ज्यादा है वो नीचे होगा, सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, जिसका कम होगा वो ऊपर की ओर रहेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर कहीं भी आप बना रहे हैं वो हमेशा ही क्या बनता है? आपका सीधा, ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक। पर जब भी हम बात करते हैं फॉरेस्ट की तो कहानी बदल जाती है। यस, तो जब भी हम बात करते हैं ट्री इकोसिस्टम की तो उसका पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर वाला पिरामिड उल्टा बन जाता है। इसे कहते हैं पैरासिस्टिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब कैसे कैसे भाई कैसे? आपको मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो है बेस को कौन ले रहा है? पैरासाइट। यहां पर सबसे कम नंबर किसका है? प्रोड्यूसर्स का। यहां पर सबसे कम नंबर किसका है बेटू जी? प्रोड्यूसर्स का। आप देखो प्रोड्यूसर नीचे बना है, जबकि हमने पढ़ा क्या है बच्चों कि प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे बनते हैं। तो ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो जो आपका ट्री इकोसिस्टम है उसमें हमेशा नंबर का पिरामिड उल्टा बनता है, और ये एक्सेप्शन है क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है कि बेस में रहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि हमको लगता है कि उनका नंबर और बायोमास सबसे ज़्यादा होता है, पर हम गलत हैं। जब हम पैरासाइटिक फूड चेन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर पैरासाइट का होता है। पैरासाइट जो है उसको कौन, देखो पैरासाइट बेसिकली क्या होते हैं, वो दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। पैरासाइट से कम होते हैं बर्ड और बर्ड से कम होते हैं ट्री। तो पैरासाइटिक फूड चेन का जो पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनता है और ये फॉरेस्ट में काम करता है। प्लीज़ इस बात को याद रखिए। तो फिलहाल के लिए आपने दो पिरामिड उल्टे पढ़े हैं, एक है बायोमास का पिरामिड इनटू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, और एक है ट्री का पिरामिड या फॉरेस्ट का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर का पिरामिड आप देख लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ नंबर ये बताता है बायोटिक पोटेंशियल ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब हम ये सोचते हैं कि पैरासाइट में दम नहीं है, पर ये जो पैरासाइट है ये बर्ड ट्री सबको खत्म कर सकता है। ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल बताता है। अब आता है एक बिग ट्री का। ठीक है, बिग ट्री का जो पिरामिड है ये स्पिंडल शेप का बनता है। बेस में हमेशा क्या रहेंगे? प्रोड्यूसर। एक्सेप्शन की बात अलग है, उसको छोड़ दो। ट्री का नंबर सबसे कम है। ट्री से सबसे ज़्यादा कौन होता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट से कम होती है स्मॉल बर्ड, और उसके बाद होती है लार्ज बर्ड। इस टाइप के पिरामिड को हम कहते हैं क्या? ये पिरामिड ऑफ नंबर है ना, ये नंबर का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर। तो आप देखो पिरामिड ऑफ नंबर भी अलग अलग टाइप के हैं बच्चों। कैसा? ठीक है, इधर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिरामिड ऑफ नंबर में पहला हम लोगों ने पढ़ा ग्रासलैंड का एग्जाम्पल, जिसमें ग्रास सबसे ज़्यादा थी इसलिए नीचे थी। फिर हमने पढ़ा एक्वेटिक एनवायरनमेंट का, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा थे। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट या ट्री के लिए, जिसमें पैरासाइट के नंबर सबसे ज़्यादा था, पैरासाइटिक फूड चेन का पिरामिड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक बिग ट्री का पिरामिड, है ना। बिग ट्री का कैसा इकोसिस्टम होता है? तो आप क्या देख रहे हो, अलग अलग इकोसिस्टम के पिरामिड अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ट्री का नंबर, इसका नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा क्या होता है ट्री में? इंसेक्ट्स होते हैं, उससे कम बर्ड्स होते हैं, और उसके बाद
लार्ज बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ट्री एक ही है पर उसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन किसकी है, इंसेक्ट्स की। तो देखो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, उसके बाद स्मॉल बर्ड, उसके बाद लार्ज बर्ड। ये शेप क्या होता है, स्पिंडल शेप होता है, क्लियर है। तो पिरामिड के नंबर वाले जो पिरामिड है वो थोड़े अलग अलग टाइप के बनते हैं, प्लीज इनको आप अच्छे से याद रखना। ये बिग ट्री का इकोसिस्टम है, ठीक है। अब आ जाओ पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर आप बात करोगे बायोमास मतलब वेट, ग्रासलैंड में सबसे अधिक वेट किसका है, ग्रास का, फिर ग्रास होपर का, फिर फ्रॉग का। अगर आप बात करोगे फॉरेस्ट में सबसे अधिक वेट किसका है, प्लांट का, फिर बर्ड का, फिर स्नेक का। पर अगर मैं बात करूं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, आओ अब कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। इधर आओ, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आइए करें बात इसकी, बोलो। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। क्या बनता है बच्चों जी, उल्टा बनता है। यहां तक की बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है बताओ। ओके, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट का जो पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड, वो हमेशा उल्टा बनता है। क्योंकि अगर आप बायोमास या वेट की बात करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है उनका वेट कम रहता है और जो कंज्यूमर है उनका वेट सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये पिरामिड बनना तो उल्टा है पर ये ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आओ, मैं उल्टा वो गलत बना दिया है, तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास इनटू एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट बायोमास का पिरामिड आप बोल रहे हो उल्टा बनेगा। इसका मतलब क्या है, बेस पर हमेशा कौन रहेगा बच्चों, बेस पे हमेशा ट्रीज ही रहेंगे। अब बेस पे ट्री रहेंगे, अब देखो यहाँ पर भी देखो, है ना, जब हम बोल रहे हैं बेस पे ट्री रहेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखो यह है तो बेस ही ना, भले चौड़ा वाला बेस नहीं है पर बेस में है तो ट्री, तो एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मली है भाई, सीधी बात ये है। अब यहाँ पर देखो सबसे कम बायोमास होता है बच्चों फाइटोप्लैंक्टॉन्स का, तो यहाँ पर होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स, सबसे कम वेट होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स का। आप कोई भी बात करो आपके हमेशा पिरामिड में नीचे की ओर क्या रहते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसके बाद कौन रहता है बेटा, जू प्लैंक्टॉन्स, क्या रहते हैं बच्चे, जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। फिर क्या रहते हैं बच्चों, फिर रहते हैं आपकी स्मॉल बर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहते हैं आपके, बर्ड्स बोल रही हूँ, देखो स्मॉल फिशेस, सॉरी, ठीक है, स्मॉल फिशेस, ठीक है। और इससे मुझे एक और कंसेप्ट याद आया जो कि मैं आपको सिखाती हूँ, एक है लार्ज फिशेस। तो मैक्सिमम जो वेट है वो है लार्ज फिशेस का, ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम जो वेट होता है वो किसका है बच्चों, मैक्सिमम जो वेट है वो होता है लार्ज फिशेस का, और जो मिनिमम वेट है बेटा वो है आपके स्मॉल फाइटोप्लैंक्टॉन्स का। इसलिए इनका जो बायोमास का पिरामिड है वो उल्टा बनता है। अब जब भी हम कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर हैं वो हमेशा कहाँ रहेंगे, बेस पे रहेंगे, तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। बेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है, बेस का मतलब ये भी होता है। जब आप इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं, इसको मैं मिटाना चाहती हूँ इसको, जब आप इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर, प्रोड्यूसर यहाँ पे आ जाएगा। प्रोड्यूसर हमेशा नीचे की ओर ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा आप लोग। अगर आप अपराइट पिरामिड बना रहे हैं तो प्रोड्यूसर यहाँ रहेगा, और इन्वर्टेड पिरामिड बना रहे हो तो प्रोड्यूसर यहाँ पे रहेगा, मतलब बेस पे रहता है नीचे की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपको बताया था ना मैंने एक्सेप्शन, तो वो एक्सेप्शन कहाँ है, कोई एक्सेप्शन फैक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर आप देखो तो बेस पे ही तो है ट्री, तो अगर मैंने बोला कि ये है तो एक्सेप्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। पिरामिड ऑफ नंबर अगर आप देखो पैरासिटिक फूड चेन में सबसे अधिक नंबर पैरासाइट का है, फिर बर्ड्स का है, फिर ट्री का है, तो बेस पे ही तो है ट्री। तो जब भी अपराइट बनाते हो बेस पे आता है प्रोड्यूसर, इन्वर्टेड बनाते हो तो यहाँ पर आता है प्रोड्यूसर, बेस पे ही रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। तो कोई एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन नहीं है, मिटा दो उस वाणी को जब मैंने कहा था एक्सेप्शन है, नो एक्सेप्शन, ठीक है। तो आप देखो बेस पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, जब मैंने इसका बनाया तब मुझे ये आया कि भाई हाँ यार, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, और ये बेस पर है आपके, ठीक है। तो बेस जब भी आप इन्वर्टेड बनाओगे तो बेस ये है, ठीक है, और जब आप अपराइट बनाओगे तो आपके लिए बेस ये है, ठीक है, आपके लिए बेस ये है। पर कोई भी बेस हो प्रोड्यूसर हमेशा नीचे ही रहेगा। तो आप पैरासिटिक वाली में भी देखो बेस पे ही तो है ट्री, तो क्या है गलत, सही तो है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब लास्ट चीज जो मैं बता रही हूँ, concept of standing crop, total amount of biomass at each trophic level at given time, this is called as standing crop। कितना बायोमास हर ट्रॉफिक लेवल पे पर यूनिट टाइम है, इसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है,
ठीक है, अमाउंट ऑफ मिनरल एट एनी गिवन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इन सॉइल, ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना खाना है, दिस इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट मतलब मिनरल कितना है सॉइल में। स्टैंडिंग स्टेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के होता है, स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए होता है। ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ पिरामिड, पिरामिड जो होता है वो ज़्यादातर सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन के लिए बनाया जाता है, डेट्रिटस के लिए नहीं बनाया जाता, क्योंकि नंबर आप उनका काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये वेब के लिए नहीं होता, सिर्फ चेन के लिए होता है, ठीक है। और इनको सैप्रोफाइट्स के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं दी गई है। फूड वेब, इन बिग इकोसिस्टम मेनी फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ओके। और ये फूड वेब बनाते हैं। फूड वेब में जो होता है इसमें एनर्जी यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, क्योंकि जाल बन जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी का खाना खत्म हो गया तो वो दूसरे की फूड चेन का भी खाना खा सकता है, ठीक है। समझ में आई बात, इससे कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये वाली बात समझ में आई। पिरामिड वाली बात एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। आप इन्वर्टेड पिरामिड बना रहे हैं, आप सीधा पिरामिड बना रहे हैं, प्लांट हमेशा बेस पे रहेगा। इन्वर्टेड बना रहे हो तो नीचे रहेगा, सीधा बना रहे हो तो भी नीचे ही प्लांट रहेगा, ठीक है। नंबर का एनर्जी का पिरामिड आप कहीं के लिए भी बना लीजिए वो हमेशा सीधा ही बनता है। नंबर का जो पिरामिड है, ध्यान से सुनिए, जो नंबर का पिरामिड है वो आपके पैरासिटिक के लिए उल्टा बनता है, बाकी सब के लिए सीधा बनता है। उसके बाद आपने जब बिग ट्री के लिए बनाया था तो स्पिंडल शेप के लिए नंबर का बनता है। जब हम बायोमास का बनाते हैं तो सबके लिए सीधा बनता है सिवाय एक्वेटिक इकोसिस्टम के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिरामिड और उसकी लिमिटेशंस, क्या किसके लिए आप नहीं कर सकते। ये वाली बात क्लियर हुई। ये वाला दिस इज अ फूड, ये क्या है, ये है आपकी डेट्रिटस फूड चेन। चलो एक बार और देखते हैं, डिकम्पोजिशन बता रहे हैं ये। तो ट्री से एक सॉइल गिरी, ठीक है, सॉइल को अर्थवॉर्म ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब फ्रैगमेंटेशन से क्या हुआ, कुछ मिनरल जो है वो नीचे गिर के चले गए, दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग। और उसके बाद जो है इनको सड़ाया गया और वापस से मिनरल प्लांट को पहुंच गए, ठीक है, डन। ओके, सो ये हुआ आपकी कहानी। आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू कंप्लीट, यस। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड, सीधा बना है। दिस इज द पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एनीथिंग, सीधा बना ग्रासलैंड के लिए। ये है पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम, देखो है ना। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसका नंबर क्या है, कम है। बायोमास मतलब वेट कम है, प्रोड्यूसर मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्रोड्यूसर मतलब क्या, फाइटोप्लैंक्टॉन, इनका वेट कम है एज कंपेयर टू जूप्लैंक्टॉन के। तो उल्टा बना। तो आपको जो एनसीईआरटी में दिया आप सिर्फ उतना भी पढ़ सकते हो। ये है एनर्जी का पिरामिड जो सीधा बनता है हमेशा। तो अगर आपको स्पिंडल शेप वाला नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा बच्चों। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो हम तेजी में इसको हटा के इसका सत्यानाश कर देते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन है ही नहीं, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी लगा दी हो। क्यों प्रियंका, क्यों किया तुमने ऐसा। सो आज मैंने तुम्हें पढ़ाया जो आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं वो भी एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं बच्चों। तो आज मैंने तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया द वन शॉट रिविजन ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाई है। और अगर तुम इसको गलत करके आओगे बेटा तो कहानी गड़बड़ है। एंड दिस वन शॉट इज इनफ फॉर द बोर्ड एंड द नीट स्टूडेंट, कोई भी ये बच्चा देख सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको दिया है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। हैशटैग बोझो आर्मी, इसको आपको बहुत सारी जगह पे शेयर करना है। इसके नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, तो भूल ना जाना साथिया। कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे लल्ला कि आपको वन शॉट कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।